अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और आप सबको हमारी तरफ से भी गुड मॉर्निंग। आज फ्राइडे है, बहुत ही अच्छी सुबह सुबह ही फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं और सुबह का एहसास ही बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, फीलिंग्स तो सुबह आना बहुत अच्छी होती है, लेकिन अक्सर फीलिंग्स हमारी तब मरती हैं जब हम रन डाउन देखते हैं और उसमें फिर कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो बिल्कुल हमारी भी सुबह को मज़ा फीका करती हैं और आपकी सुबह भी जो है ना थोड़ी सी ज़रा फीकी बदमज़ा सी हो जाती है। लेकिन आज हम जो सबसे पहले खबर डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ी इमोशनल सी खबर है आयशा, बहुत इमोशनल खबर है। पाकिस्तान में तो वैसे तो गुर्बत, बेरोज़गारी जो हालात अपनी जगह हैं, लेकिन बाज़ वाक़यात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आपका दिल पिघल कर रह जाता है। ऐसा ही कुछ मंजर हमें देखने को मिला कि जब एक छोटा मजदूर का नन्हा बच्चा अपने चचा की रिहाई के लिए, जब उसके पास पैसे नहीं थे, आपको पता है कि अदालतों में जब केसेस चलते हैं तो नस्लों की नस्लें जो है ना वो उनकी जमा पूंजी उजड़ जाती है और वकीलों की इतनी भारी भरकम फीसें होती हैं, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता डेफिनेटली। लेकिन ये जो गरीब तबकात होते हैं, कहीं ना कहीं अगर कोर्ट कचहरियों के चक्कर में फंस जाएं तो निकलना तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, स्टोरी ये है कि छोटा सा बच्चा है, उसकी चचा से इतनी मोहब्बत है कि उसके पास फीस नहीं है और वो देने के लिए अपना मुर्गा ले आता है वकील को देने के लिए, और वो अपने मुर्गे को बार बार चूमे जा रहे हैं, रो रहा है कि मैं मतलब मेरा मुर्गा मुझसे रुखसत होने वाला है और मैं इसको वकील को अच्छा, और वकील भी ये सब देख के उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। आयशा, देहातों में तो ऐसा होता है, जो उनके माल मवेशी होते हैं वो बिल्कुल उनके बच्चों की तरह होते हैं। जिस तरह वो अपने बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चों के नाम रखते हैं, उन्होंने इसी तरह रखे होते हैं और बच्चों की तो वैसे ही अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो चचा जो कि एक केस के अंदर हवालात में है, तो उसके पास देने को पैसे नहीं थे और ये बेटा उन्होंने इसको बनाया हुआ था, यही उनको अपना बाप कहता था। चचा भतीजे का प्यार या खाला भांजे का प्यार ये अलग ही होता है, डिफरेंट इसमें उनसियत होती है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ रियासत का क्या किरदार है। हम देखते हैं, बड़ी मिसालें देते हैं ना, बाहर के मुल्क में ये ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होना चाहिए, तो वहाँ अगर कोई इस तरह का कोई मुलजिम कुछ भी हो तो रियासत उसको वकील प्रोवाइड करती है, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स में आता है, वो प्रोवाइड की जाती है। रियासत को ऐसे तो नहीं कहा गया कि रियासत माँ के जैसी होती है। अब इस नन्हे बच्चे को देखें, उसकी बेबसी का आलम देखें कि अपने चचा की सिर्फ रिहाई के लिए जब पुलिस ने 25,000 रुपया मांगे, फिर वकील की फीस के, वो उसकी कुल जो जमा पूंजी, कुल उसका एसेट था, वो ये मुर्गा था, वो उसको ले आया है। और उसकी मोहब्बत भी देखे ना, कितनी अपने चचा से वालेहाना मोहब्बत है। वो रो भी रहा है आयशा। बच्चे का नाम अयान है और बच्चा अपने जो चचा है उनको अबू कहकर बुलाता है। अच्छा, अब सारी सूरत हाल में इस तरह हमने देखा कि जज्बाती मनाजिर से बच्चा तो रो रहा है, वकील भी रो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या फिर उस वकील ने रोया तो है, फीस माफ कर दी होगी या नहीं? ये भी अखलाकी तौर पे तो माफ करनी चाहिए और उम्मीद है माफ कर भी दी होगी, क्योंकि कोई तो इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है ना, तो शायद जिन्होंने कुछ ऐसी चीजें ना भी करनी हो, वो वीडियो वायरल होने के चक्कर में ना बड़े अच्छे बन जाते हैं और वो भी कर देते हैं जो ना उनके ज़हन में हो। फिर भी ठीक है, कम से कम उसकी वो चीज उससे जुदा तो नहीं होगी ना, उसका मुर्गा उससे जुदा तो नहीं होगा। चलें जी, तो ये उम्मीद करते हैं कि मुर्गा उनसे ना जुदा हुआ, बिकॉज जिस तरह वो रो रहे थे और बड़े जज्बाती मनाजिर थे। एक और बड़ी जज्बाती खबर है। अच्छा, जब बच्चों का मामला आता है ना, तकलीफ बच्चों का जब मामला आता है ना, चाहे वो इन्फेंट्स हों, टॉडलर्स हों या फिर यंगस्टर्स कह लें, टीनेजर्स कह लें, 10-15 साल तक बच्चा ही कंसिडर किया जाता है उनको, बिकॉज उनके अंदर इतने वो शफकत का आंसर होता है, वो मासूमियत होती है, बचपन की छोटी छोटी शरारतें होती हैं। अच्छा, आप इमेजिन करें 10 साल की एक बच्ची जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी वीडियो इतनी डिस्टर्बिंग थी, उसकी फैमिली के लिए कितनी डिस्टर्बिंग होगी कि हमारी बच्ची जिस तरह से दम तोड़ा है उसने, जिस तरह से तड़प कर मरी है, कोई वहाँ मौजूद नहीं था, कोई करीबी फैमिली मेम्बर नहीं था। स्टोरी है कि रानीपुर में एक फैमिली ने अपनी बच्ची को पीर साहब को दे दिया था, मुरीद उनके आपकी तोहफतन हदियतन दे देते हैं कि खिदमत गुज़ारी में हमारा हिस्सा डल जाएगा, और वो खिदमत में वहाँ पर वो दम तोड़ देती है उसका। जिस तरह से भी अब जो खबर ये सामने आई है कि मजिस्ट्रेट ने कहा है रानीपुर को बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई का ऑर्डर दिया गया है। अच्छा, कुछ ये भी इत्तलात हैं, जब से कब्र कुशाई का ऑर्डर मिला है तो बड़े नामालूम लोग वो कब्र के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। आई डोंट नो, वही चोर की गाड़ी में कहीं ना कहीं सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही होगी। अब आपके घर एक काम वाली हो, मुलाजिमा हो,
और उसकी हालत ऐसी हो कि वो बेचारी सिसक सिसक कर बिलक बिलक कर मर जाए, तो फिर अल्टीमेटली बराह रास्त जो उस घर के कस्टोडियन होते हैं, जो उस घर के मालिक होते हैं, वो उसके जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, ना तो घर की मालिकन को, ना तो उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन लिया गया है। वो फरार हैं, एक्शन फरार है ना, मतलब कोई कार्रवाई। और इसी गफलत पर जो वहाँ के SHO हैं और उसके अलावा जो उनके साथ इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ भी जो तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया, उनसे भी पूछगछ हो रही है और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। एक बड़ा अच्छा इसमें ये भी आंसर देखिए, आपके SHO को सिर्फ मुअत्तल नहीं किया, SHO को गिरफ्तार भी किए कि इतने अहम केस में आपने लापरवाही दिखाई है। और ये मिसालें भी कायम होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पुलिस थाने में SHO के पास कोई गरीब बंदा दरख्वास्त लेकर आए तो उसको ये कहकर रफा दफा करने की कोशिश ना की जाए कि भाई वो वडेरे हैं या फिर वो बड़े हवेली वाले लोग हैं या बड़े असर रसूख वाले लोग हैं, तो अगर हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, रानीपुर से हमारे रिपोर्टर हैं गुलाम अल्लाह स्याल, उनसे हम मकामी सहाफ़ी हैं वहाँ पर, उनसे डिटेल्स लेते हैं कि एक्चुअली ये मामला क्या था और अभी तक क्या इसमें पेशरफ्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम गुलाम अल्लाह स्याल, न्यूज़ मॉर्निंग में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये बताइएगा ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, हम एग्जैक्टली जानने की कोशिश करेंगे कि उस बच्ची को हुआ क्या था, और जो डॉक्टर्स ने भी गलत बयानी की है उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। डॉक्टर्स का क्या बयान था, पुलिस क्या कहती है, और कब्र कुशाई कब तक की जाएगी, पोस्टमार्टम कब होगा, कब तक मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो कि रानीपुर ज़िला खैरपुर के इलाके में पेश आया है। और ये वाक़या 14 अगस्त को पेश आया था, जबकि मुलाजिमा थी फ़ातिमा फरडो, जो कि किसी देहात के इलाके के रहने वाली है, जो कि रानीपुर के पीरों की हवेली में जो है घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करती थी। उसको जो है मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। ये हक़ाइक़ जो है अभी तो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। उसको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, उससे जो है ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाया जाता था। बच्ची पर जो है मुसलसल तशद्दुद के बायस जो उसकी तबीयत जो है वो गैर हो गई। उसको जो है तशवीशनाक हालत में जो है एक मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिस पर जो है उन लोगों ने जो थोड़ा जो है पेट में तकलीफ है तो डॉक्टर ने उसको जो है ट्रीटमेंट किया। उसके बाद जो है बच्ची को घर रवाना कर दिया गया, जबकि बच्ची की जो है हालत जो है जैसे टाइम गुजरता गया तो बच्ची की हालत भी जो है वो ख़राब होती गई। जबकि जो रात का वक्त हुआ तो बच्ची जो है ज़ख्मों के ताब न लाते हुए जो है वो इंतकाल कर गई। ये मामला जो है इंतकाल के बाद जो है हंगामा हो गया, जबकि जो हवेली के ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बच्ची इंतकाल कर गई, तो क्या बच्ची ज़ख्मी थी, उस पर तशद्दुद होता था, या कोई बीमारी ऐसी थी जिसके अंदर वो मुब्तला थी, उसकी सही टेक केयर नहीं की गई, उसका ख्याल नहीं रखा गया? इस बारे में क्या मालूम हो सका है? डेथ की बुनियादी वजह थी क्या आखिर? देखिए, अब तक जो हमें इतलात हैं, जो कि बच्ची की वालिदा है ना शमीम, उसके मुताबिक जो है बच्ची को जो है सैयद असद शाह की हवेली से जो है उसको जो है एक एम्बुलेंस के जरिए रूरल हेल्थ सेंटर रानीपुर से जो कि लाकर उसको जो है बिना रिपोर्ट दर्ज किया, बिना इतला के जो है भेज दी गई लाश की आपकी बच्ची जो है पेट के दर्द में मुब्तला थी। उन लोगों ने, वो मकामी लोग हैं वहाँ पर जो है देहात के इलाके में रहने वाले हैं, वो पासमानदा इलाका है। मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर जो उसकी वालिदा थी शमीम, उसने जो है बच्ची को गुस्ल दिया। उसके मुताबिक गुस्ल देने के वक्त जो है उसने पाया कि उसके जो पसलियाँ हैं, गर्दन पर निशान है और एक बाजू टूटा हुआ है। उसके जो पीठ पर जो है ज़्यादा तशद्दुद के निशान पाए गए, जिस पर जो है उन लोगों ने जो है हैरानी का इजहार किया। बाद ही जो है मामला बढ़ता गया। वीडियोस जो हैं बेडरूम से वायरल हुई, जिसमें बच्ची को वाज़ेह तौर पर तड़पता देखा जा सकता है और उसको जो कोई नहीं उठा रहा। वो जो मामला था, उन लोगों ने पुलिस से, इंतज़ामिया से जो है राब्ता किया, जबकि मकामी पुलिस की जानिब से जो है बाअसर जो हवेली के पीरों की जो हवेली में रहने वाले थे असद शाह और उसकी जो एहलिया है, उन पर जो है मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस जो है उन पर जो है उनका ये कहते हैं कि हमारे यहाँ मकामी वडेरों की वंगार बह रही थी। उनका जो है बयान जो है दिलवाकर पुलिस ने डरा धमका कर बयान दिलवाया। गुलाम अल्लाह स्याल, आप वहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं, आप यकीनन ये भी जानते होंगे कि जो मुल्ज़िम ख़ानदान है वो कितना बाअसर ख़ानदान है और वो किस हद तक आप समझते हैं कि इस मामलात को दबाया जा सकता है। और अभी कोशिशें भी की जा रही होंगी, बिकॉज ये भी कुछ इत्तलात हैं कि कब्र कुशाई की जब से खबर सामने आई है कुछ नामालूम अफराद कब्र के आस पास भी दिखाई दिए हैं,
तो आप समझते हैं कि क्या किस तरह से मामला दबाए जा सकते हैं और मुल्जिम खानदान कितना बाअसर है? देखिए बाअसर, मैं आपको सिर्फ ये जुमले बताता हूँ कि उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो कितने बाअसर हैं कि जो मुबैना मुल्जिम, पहले तो मैं मुबैना कहते थे क्योंकि इन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। असद शाह तो एक जो है सामने दिखाए गए हैं, जो कि बच्ची की जो वालिदा है वहाँ पर एक मुलाजिमा काम करती थी, उसका जो तहलका खेज बयान सामने आया जिसने बताया है कि मुल्जिमा हिना शाह, हिना उर्फ सोनिया शाह जो है, अपने जो उसके पास जो बच्चियां काम करती थी घरेलू मुलाजिमा, उन पर जो है मुसलसल तशद्दुद 20-20 घंटे उनको जो है पाँव दबवाती थी, उनसे काम करवाती थी और जो है काम ना करने की सूरत में वाइपर्स से उनको जो है तशद्दुद का निशाना बनाती थी। उसने जो है अपना मुलाजिम भी रखा था जो कि तशद्दुद का निशाना बनाता था बच्चियों को। तो ये चीज़ है कि जो मेन मरकजी मुल्जिम है सोनिया शाह, वो जो है ताहाल पुलिस की गिरफ्त नहीं आ सकी है। पुलिस ने उसको इतनी जो है लाइन दे दी है, इतना उसको आज़ाद छोड़ दिया कि उसने जो है सिंध हाई कोर्ट सक्खर से रुजू कर लिया, जिसके बायस जो है उसके जो वकील हैं, उसके वकील खोसो साहब हैं, उसके मुताबिक सिंध हाई कोर्ट सक्खर ने 30,000 के मचिलकों के एवज जो उसकी 7 रोज़ा अबूरी जमानत मंजूर कर लिया था। हाल पुलिस के पास इतनी गिरफ्त थी, मुल्जिम असद शाह को गिरफ्तार कर लेते तो मुल्जिमा हिना शाह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मुल्जिम होता है। गुलामुल्लाह, ये बताइएगा कि जिस तरह गफलत बरतने पर SHO को मुअत्तल करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके बाद अब पुलिस का किरदार कैसा है? आप क्या देख रहे हैं? वाकई में पुलिस अब हरकत में आई है? कोई कार्रवाई की जा रही है मुल्जिमान के लिए? कोई तलाशी की इनको तलाश किया जा रहा है? अभी मेरे ज़राए से मुझे मालूम हुआ है कि मुल्जिम के हवेली में जो है, असद शाह की हवेली में लड़काना से जियो फेंसिंग की टीम पहुंची है जिसने शवाहिद इकट्ठे की हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर दिखाए गए फोटो के बाद कोई भी ऐसी हरकत या कोई भी ऐसी एक्टिविटी सामने नहीं आई है पुलिस की जानिब से। जो SSP खैरपुर रोहल खोसो हैं उसकी जानिब से जो है, मैं बताऊं कि उसको मुमकिन तौर पर हमारे ज़राए बताते हैं, अंदरूनी ज़राए, कि उसको सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उनको जो है गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन ये जो है सिर्फ जस्ट अ पावर जो है डेवलप हुआ था उसको जो है डाउन करने के लिए। ताहम अब तक जो ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ें सामने नहीं है। गुलामुल्लाह सयाल, जो 10 साल की बच्ची है उसके वालिदैन क्या बताते हैं? कोई बातचीत हुई है उनसे? उनकी जानिब से कोई बयानात सामने आए हों कि वो कितने अरसे से वहाँ काम कर रही थी और क्या पैसे भी मिलते थे उनको बच्ची रखने के एवज? हाँ, उसकी जो वालिदा है फातिमा की, उसका जो है बयान जो है मुसलसल सामने आ रहा है, क्योंकि उसका जो वालिद है डरा हुआ है। उसके वो जो है उसके बयानात जो है हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसकी वालिदा है शमीम, उसने जो है बयान दिया है कि उसकी बच्ची को है गुज़िश्ता 9 माह में सिर्फ 2 बार ही मिलने के लिए मिलाया गया था, वो भी ज़्यादा कोई टाइम नहीं था। जैसे वो गए तो उसको जो है आर्जी तौर पर थोड़ा बहुत मिला के कहा कि काम करना है, तो उन्हें जो है वापस भेज दिया गया। इनका यही कहना था कि इनको जो तनख्वाह है और जो उजरत है माहाना जो है बच्ची की, वो 4 से 5 हज़ार दी जाती थी। जबकि बच्ची की तो ये हाल है कि वो बच्ची जो है तशद्दुद से इंतकाल कर गई हैं और जो है SSP खैरपुर की जानिब से जो है कोर्ट खैरपुर की अदालत में जो है सेशन अदालत में वहाँ पर दरख्वास्त दायर करवाई गई कि इजाज़त दी जाए और जो है बच्ची की कब्र कुशाई की जाए और जो है सैंपल्स लिए जाएं। वहाँ पर जो है खैरपुर की अदालत ने जो है रानीपुर के जज साहब को जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट के पावर दिए हैं, जहाँ पर आज हो सकता है मुमकिन या कुछ ही देर या मतलब अच्छा गुलामुल्लाह सयाल, 9 महीने से बच्ची वहाँ रह रही थी, बच्ची को मिलने नहीं दिया जाता था वालिदैन से, तो वालिदैन ने 9 माह में एक बार भी पुलिस कंप्लेन नहीं की कि भाई ये बाहर लोग हैं, ये मुझे मेरी बच्ची से नहीं मिलने दे रहे हैं? कोई एक आधी दफ़ा तो कंप्लेन की होगी। ऐसा कोई मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पर जो है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है पीरी और मुरीदी वाला सिस्टम चलता है। ये इसीलिए चल रहा है कि पीरों की हवेली, क्योंकि ये जो है उनके मुरीद हैं और मुरीद जो हैं उनके जो मुर्शिद हैं उस पर जो है कंप्लेन नहीं करते हैं। उन लोगों ने यही सोच के रखा था कि मुमकिन है बच्ची काम में मसरूफ़ हो, लेकिन उनकी जानिब से कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं की गई थी। और मैं आपको बताऊं कि SHO को जो है जिस इल्ज़ाम में जो गिरफ्तार किया गया है, SHO जो था वो वहाँ पर जो है उनकी जो है सहूलत कारी में जो है गिरफ्तार किया गया है। उसको जो है ताम मुकदमे में तो उसका नाम मतलूब नहीं है और ना ही उसको दाखिल किया गया है। SHO और डॉक्टर को जो है उसमें जो है तफ्तीश में शामिल कर दिया। लेकिन कार्रवाई भी हो सकती है बिकॉज SHO को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया गुलामुल्लाह सयाल, रानीपुर के मकामी। लेकिन गुफ्तगू की है ना, उससे तो यही चीज़ अखज़ होती है, बज़ाहिर दिखाने के लिए कार्रवाई कर ली जाती है, ठंडा सूरत हाल को टैकल डाउन करने के लिए SHO को हिरासत में ले लिया गया है और उसके बाद वो बता रहे हैं उसको SHO को पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है।
सहूलतकारी उसकी की जा रही है, उसका पूरा ख्याल यानी रखा जब जा रहा है। कानून के मुहाफिज ही सहूलतकार बनेंगे ऐसे मुबैना मुल्जिमान के, और जो मरकज़ी मुल्जिम है इस केस में जो बीवी हैं असद शाह की, वो अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तार करना तो दरकनार है, उल्टा जो है मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। यही तो अलमिया है हमारे मुल्क में कि रोज़ाना ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन बज़ाहिर अमली तौर पर ना किसी को सज़ा मिलती है, ना ही कोई मंतकी अंजाम तक पहुँचता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे थे 10 साला बच्ची फ़ातिमा की, जो कि असद शाह की हवेली में काम करती थी और उसकी वहाँ पर मौत वाक़या हो गई है। अच्छा। बड़ी हकाइक भी सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे केस आगे बढ़ता जा रहा है, चीज़ें भी सामने आ रही हैं, लेकिन जब भी ऐसे वाक़यात आते हैं पूरी सोसाइटी में एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है। हर तबका फ़िक्र जो होता है या जिसके दिल में थोड़ी सी भी रमक बाकी होती है एहसास की, ख्याल की, तो वो इसको ज़ाहिर बात है रंजीदा भी होता है और इस पर कुर्ता भी है कि आखिर ऐसे वाक़यात होते ही क्यों हैं। मुझे यकीन है कि जो माएँ इस वक्त हमें सुन रही हैं उनके लिए ये कितना दर्दनाक होगा कि एक माँ ने अपनी 10 साला बच्ची को गुस्ल दिया तो उसको पता चला कि उसकी पसलियाँ टूटी हैं, उसकी कमर पे ज़ख़म के निशान हैं, बाजू पे ज़ख़म के निशान हैं। यानी कितनी डिस्टर्बिंग ये न्यूज़ है पेरेंट्स के लिए भी, और महकमा लेबर जो है इस हवाले से, जो घरों पर काम करने वाली बच्चियाँ उस हवाले से उस तरह से एक्टिव नहीं है। कानून साजी होती है लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं कराया जाता। और मज़े की बात ये मैं आपको बताऊँ, शर्मनाक बात भी ये कहूँ तो ये है अभी इसमें कि आप, मैं और हम जैसे हमसे ज़्यादा बाअसर जो लोग हैं, जो एक ओहदों पर बैठे हुए हैं, जिनकी सोसाइटी में एक से है, वो इन पर मजम्मत तो करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता है, ट्विटर पर ट्रेंड चलता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। यानी हमारी सोसाइटी में कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग में लाना, इसकी शायद एक वजह ये भी है कि एज ए नेशन हमें ऐसे वाक़यात देख देख के हमें शायद हम यूज्ड टू हो चुके हैं, या फिर हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हम समझते हैं कि ये रूटीन के मामलात हैं, आए रोज़ ऐसे वाक़यात और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो वालिदैन अपने बच्चों को चंद हज़ार रुपयों के लिए किसी के घर पे काम करने के लिए भेज देते हैं कि खुदारा ये मत करें, या आपके सामने वाक़यात हैं, या आंखें खोलने के लिए इस तरह के वाक़यात ये होते हैं। आयशा बात तो बिल्कुल आपने सही की है, लेकिन हमारे जो मुल्क के हालात हैं, जो गरीब बंदे जिसके पास 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, वो तो अपने बच्चों की, उनकी तादाद में ज़्यादा होने की वजह यही होती है, ये बच्चे इकनॉमिकली उनको जो है ना ताउन करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो यही मामला है। खैर, इस मामले पर जो हर तबका फ़िक्र है वो बहुत ज़्यादा रंजीदा है और इस पर अपना इजहार ख्याल भी कर रहा है, अपने दुख का इजहार भी कर रहा है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए मारूफ अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नादिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। नादिया, पूरी कौम जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए, हम उसको रिपोर्ट करते रहते हैं। रिजवाना का मामला हुआ, किया गया, फिर ज़ैनब का मामला हुआ। आप क्या समझती हैं नादिया, आप भी तमाम तरह हालात को करीब से देखती हैं, आखिर ऐसे वाक़यात बार बार होते क्यों हैं, वजह क्या है इन वाक़यात की? जी, मेरी नज़र में अभी जो इतने भयानक किस्म के ये वाक़यात हो रहे हैं, मुसलसल इस किस्म की खबरें जो है वो हमें आ रही हैं, और सिर्फ बड़ी उम्र की औरतों के साथ नहीं आ रही हैं, हर कैटेगरी ऑफ वुमन के साथ ये हो रहा है, चाहे वो बड़ी उम्र की हो, और खास तौर पे अब जो है वो छोटी उम्र की बच्चियों के साथ बहुत मुसलसल इस किस्म की जो है वो खबरें आ रही हैं। तो इसके अंदर जो मुझे लगता है जो मेन कल्प्रिट है, दैट इज के जो कानून है, जो लॉ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होती है। हमारे यहाँ जो कानून है वो इतना ज्यादा उसके अंदर लैकिंग है, इतनी ज्यादा उसके अंदर डिले है कि जो कल्प्रिट होता है वो कल्प्रिट ही वो जो कल्प्रिट होता है वो कल्प्रिट अपनी चीज करा के वो कहता है कि जी मुझे तो कोई छुएगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। और जो विक्टिम है वो अनफॉर्चुनेटली विक्टिमाइज हो होके वो अपनी मतलब ऐसी सिचुएशन में वो आ जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता है कि हमने आगे करना क्या है। इफ द लॉ वॉज स्ट्रॉन्ग, अगर कानून जो है और अगर हमारे जो इदारे हैं वो अगर इतने स्ट्रॉन्ग होते कि हम उनके ऊपर अंधाधुंध जो है वो रिलाई कर सकते थे, तो यहाँ पे जो है वो इस किस्म की कभी भी नहीं इस किस्म की सिचुएशन आती। हमने तो बल्कि
बहुत ही बमुश्किल जो है वो हमने कोई इस किस्म की सिचुएशन में जो कल्प्रिट है, जो कि जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, उनको हमने खुलेआम फांसी देते हुए उनको लाइक देखा हो कभी भी ऐसा, मतलब बहुत ही रेयर ऐसा हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली लोग अब इतने बेधड़क हो चुके हैं, इतने बेहिस हो चुके हैं, उनको पता है कि जी हमें तो कोई छू ही नहीं सकता है, और वो इसकी देखा ही नहीं है कि अगर आप एक बंदे को लटका दें, कोई एग्जाम्पल तो कायम करें एक ना, ऐसी मिसाल कायम कर तो दें इबरत की कि बाकी सब सीधे हो जाएं। जब वो देखेंगे ना कि भाई ये हाल होता है, अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर इंसान खुद सीधा हो जाता है। सोसाइटी को सीधा करने के लिए किसी ना किसी एक केस को मिसाल बनाना पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई केस मिसाल होता ही नहीं है। शहर इक़्तिदार की हम बात करते हैं, इस्लामाबाद में जो रिजवाना वाला वाक़या पेश आया है, जज के घर जो वाक़या पेश आया उसमें OSD बना दिया गया जज को, लेकिन खैरपुर में जो पीर के घर में तशद्दुद का जो वाक़या पेश आया है उसमें हो ये रहा है कि SHO सहूलतकार बना हुआ है, डॉक्टर गलत बयान दे रहा है कि जी पीर साहब के घर बात ना चली जाए, मामले को दबा दिया जाए। क्या समझती हैं आप नादिया, क्या वजह है कि असद शाह के घर जो वाक़या पेश आता है उसको दबाने के लिए कोशिश की जा रही है और लोग उसमें सहूलतकारी भी कर रहे हैं? क्या वजह है? जहाँ पे पावर है, जहाँ पे माइट है, माइट इज राइट। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली माइट इज राइट। अगेन माइट जो है वो लॉ से बढ़कर है। जहाँ पे जिसके पास पावर है वो सही है। तो यही जो है वो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, और कब से यही प्रॉब्लम जो है वो रहा है कि जहां पे माइट इज राइट वहां पे किसी भी कोई भी अनफॉर्चुनेटली गरीब या जिसकी आवाज नहीं है वो तो उनकी कोई कदर ही नहीं है, उनकी हैसियत ही नहीं है हमारे मुल्क में। जिसके पास पावर है बस उन्हीं की जो है वो कदर है, उन्हीं की आवाज है, उन्हीं का जो है वो कानून चलता है, उन्हीं की मर्जी चलती है, सारा कुछ जो है वो उन्हीं के हिसाब से चलता है। तो वो जो दिल चाहे वो करते हैं क्योंकि उनको पता है कि दे आर अबव द लॉ। आई मीन अनफॉर्चुनेट लाइक आई सेड कि पहले भी मैंने यही चीज कही है कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी उस वक्त तक जो है, और लॉ हैज टू बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी, हर एक के लिए जब तक बराबर नहीं होगा उस वक्त तक जो है ये इस किस्म की जो सिचुएशंस हैं ये मुसलसल हम इनके बारे में सुनते आएंगे। यहां तक कि जो है जो जाहिर जाफर है, जो नूर मुकद्दम के केस में इतना घिनौना मर्डर हुआ है, वो अब तक जो है वो केस कोई 1.5 साल हो चुका है, वो अब तक केस का खात्मा ही नहीं हुआ है। एक इतना ओपन एंड शट क्लोज केस था है वो, बट अभी भी जो है वो कॉन्स्टेंटली, क्योंकि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो जिनके पास माइट है वो राइट है, तो अब वो जो है वो अपनी अच्छा नादिया ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमने देखा कि जब ऐसे वाक़यात सामने आते हैं मीडिया भी उस पर आवाज़ बुलंद करता है, सिविल सोसाइटी भी अपनी आवाज़ उठाती है इन वाक़यात के ख़िलाफ़, लेकिन ये वाक़यात रुकते नहीं हैं। फिर नए दिन रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा वाक़या हमें देखने को मिलता है। आखिर इन वाक़यात को रोक कैसे सकते हैं? अच्छा, नादिया से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। नादिया हमेशा से आवाज़ उठाती हैं और इन मामलात को बड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करती हैं, सोशल मीडिया पर भी बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं। नादिया, अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे आवाज़ बुलंद करती हैं, आपके शोबिज़ वाले जो लोग होते हैं ना, लेकिन आयशा एक चीज़ है, आप जितनी मर्जी आवाज़ बुलंद कर लें, बेख्तियार जो लोग होते हैं वो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं ना, लेकिन जो साहिबे इक़्तिदार हैं, जिनके पास जो हमारे इदारे हैं आयशा, जब तक वो इस पर हरकत में, अब देखें ना कि पुलिस का क्या किरदार था, पुलिस बिल्कुल एक उस पीर की एक बांदी का किरदार अदा कर रही है। SHO ने, आप देखें कि इतना बड़ा वाकया होता है, ना तो पोस्टमार्टम होने दिया, किसी भी तरह की कोई तफ्तीश तहकीक नहीं की और मामले पे किया गया। तो ये वो अलमिया है। अगर हमारे ये इदारे ही अपने हिस्से का काम करें, पुलिस का काम यही है, हमारी अदालतों का काम इंसाफ दिलाना है, पुलिस का काम तहकीकात करना है, तफ्तीश करना है, तो ये जब तक चीजें नहीं होंगी तो आयशा कैसे हालात बेहतर हो? आप जितनी मर्जी आवाज उठा ले, मैं उठा लूं, बात तो वो लोग जिनकी आवाज में दम है, अगर वो लोग एक हो जाएं और एहतजाज करें, इदारों को जगाएं, सोए हुए इदारों को,
तो शायद कुछ हालात बेहतर हो जाते हैं। हम बात करते हैं ना रियासत मदीना की, तो रियासत मदीना में तो चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते थे और यहाँ पर इतने बड़े से बड़े जराइम हो जाते हैं। और आप लोग इदारे जो बैठे हैं जिन्होंने इंसाफ दिलाना है इन गरीब लोगों को, वो खुद सहूलतकारी करते हैं सिर्फ चंद पैसों के एवज। तो आप अपने ज़मीरों को जगाएं, चंद पैसों से आप वो मामला तो दबा देंगे, आपके वो चंद पैसे 8-10 दिन चल जाएंगे, लेकिन जो ज़मीर है जो मुर्दा हो चुके हैं उसको जगाने में आपको कितने साल लग जाएंगे। और खुदा ना करे कल को आपके बच्चों के साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है इन सम अदर वेज। तो बिकॉज आपने कारमा का नाम तो सुना होगा, बिकॉज अब व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है। लेकिन ये ऐसी डिबेट है, ये सोशल चीज़ें हैं, ये हम जितना मर्जी जगा लें, जिन्होंने नहीं जागना उन्होंने नहीं जागना। इदारों से गुजारिश है, लोगों को जगाने की सिर्फ ज़रूरत नहीं है आयशा, ये ना भी जागे, लेकिन अगर इदारे अदलिया कानून हरकत में आए और इबरतनाक सजाएं दी जाएं, इबरतनाक सजाएं, दैट्स द पॉइंट। इबरतनाक सजा दे दें तो बाकियों के लिए मिसाल कायम हो जाती और हम ट्रूली बिलीव करते हैं, आंख से कोई देख सके। वी ट्रूली विश के इनको इंसाफ मिले, जो फातिमा है उनकी फैमिली को इंसाफ मिल सके। और मजीद भी हमने कुछ स्टोरीज हैं आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन अभी आई गेस ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, जिस तरह मईशत की बात करें तो महंगाई में जिस तरह इजाफा हुआ है, सिर्फ 15 दिन के अंदर 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आयशा 2 दफ़ा फ्यूल की कीमतों में इजाफा हुआ है। 37 रुपए तक इजाफा हुआ है। और हमें पता है कि जब फ्यूल की कीमतों में इजाफा होता है तो इट्स नॉट ओनली फ्यूल, हर चीज़ में आपकी, चाहे वो अशिया खुरोनोश हैं या कोई भी आपकी जो अहम अशिया हैं, ज़रूरी अशिया हैं, सब में इजाफा होता है। कोई भी ऐसी आपकी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आपका फूड, आपकी हर चीज़ महंगी होती है। और बराह रास्त इससे मुतासिर जो होता है वो गरीब आदमी होता है, इंटरसिटी किराए बढ़ जाते हैं, हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। और दूसरी चीज़ आयशा ये देखें, किराए तो बढ़ते हैं लेकिन फ्यूल की कीमतें कम होती हैं, तो तब ना तो किराए कम होते हैं, ना तो तब किसी चीज़ें होती हैं, की कीमतें बढ़ जाती हैं, आटा, घी, चीनी, तेल, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है, जितनी बात करें उतनी कम है। डॉक्टर हसन हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर मईशत हैं, हमेशा की तरह बड़ा ज़बरदस्त उनका इस चीज़ों पे तज्जिया होता है। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, अब जो हालात हुए हैं, अब शनीद ये भी है कि फ्यूल मज़ीद भी महंगा हो सकता है। कल भी एक वज़ीर मौसूफ कह रहे थे कि इनकी कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो सर, अब आगे हालात क्या होने जा रहे हैं? आप क्या समझते हैं जो फ्यूल की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये IMF की डिक्टेशन पर हुआ है या आलमी सतह पर फ्यूल महंगा हुआ है? और आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई कितनी आगे जाती हुई देख रहे हैं आप सर? आपने बड़ी खूबसूरत अल्फाज में सूरत हाल बता दी है। मैं सिर्फ 2 बातों में आपको इजाफा करता हूँ। अब से कुछ बरस पहले आलमी मंडी में तेल की कीमतें थी $140 फी बैरल, 140, और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत $100 से कम थी। आज आलमी मंडी में तकरीबन $85-86 है फी बैरल, यानी तकरीबन आधे से कुछ ज़्यादा। और हमारी जो तेल की कीमतें हैं पेट्रोल की, वो 3 गुना हो गई, 293 पर आ गई। ये कहानी सुना रहे हैं कि टैक्स की चोरी, ताकतवर तबकों को मराद देना, शाहाना अखराजात करना, ताकतवर तबकों को नवाजना और जानबूझ के रुपए की कदर को गिराना जो सबसे बड़ी वजह है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाना, ये हमारी अपनी हरकतें हैं और इसमें तमाम इदारे और हुकूमतें का किरदार है। मैं आपसे सिर्फ ये बता दूं कि आपने कुछ बताया तकालीफ में 1-2-3 इजाफा और कर दूं। देखिए, ये लोग हमारे जो 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अब बच्चों को वो स्कूल से उठा के कह रहे हैं कि जी मेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं है, तुम जाके अखबार बेचो या घर पर काम करो। पहले ही 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 10 करोड़ लोग से ज़्यादा गरीब हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई, वो अपने बच्चों को मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे सकते। हमारे हुक्मरान बड़े फ़ख्रिया कहते हैं कि जनाब ये 5 साल से हमारे जो नौजवान है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा, ये हमारा असासा है। लेकिन हकीकत क्या है, असासा तो हो सकता था। 5 साल से कम उम्र के बच्चे हमारे जो हैं, उनकी अक्सरियत उनका उम्र के हिसाब से उनका कद कम होता है और कद के लिहाज से उनका वज़न कम होता है। वो लागर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इल्म उनको आप देते नहीं, हुनर आपको देते नहीं, तो कैसे बन जाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा कौमी अलमिया है। और मैं ये समझता हूँ कि IMF के खाते में डालना,
इससे बड़ा झूठ जो है वो कुछ नहीं है। ये हमारी अपनी हरकतें हैं। मैं आज भी बताता हूँ, आज पुरानी बातें छोड़ दें। अच्छा डॉक्टर साहब, 16 माह से जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी और शहबाज शरीफ साहब कहते रहे कि मुश्किल फैसले कर रहे हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे। यहाँ सवाल ये है कि 16 माह के जो मुश्किल फैसले थे वो हमें यहाँ तक ले आए कि 300 रुपये तक ये पर लीटर पेट्रोल की कीमत चलेगी और ये कह रहे हैं कि इससे भी बढ़ जाएगी। तो अभी आपको लग रहा है इतनी ज़्यादा जो मुश्किलात आवाम पर डल रही हैं उसके बाद मईशत बेहतर हुई है, या आने वाले दिनों में ये चलें? होता है ना कि कोई एक बंदा एक तबका कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है कि चलें शायद मुल्क की मईशत थोड़ी बेहतर हो जाए। हुई है बेहतर? कोई जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसका सिला मिल रहा है कोई? देखिए, कुर्बानी तो नहीं दे रहे, मेरे ख्याल से तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये कुर्बानी तो दी जाती है ताकि कोई अच्छा नतीजा हो। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अभी माली साल ख़त्म हुआ है इसमें मईशत की शरह नमू -0.5, रेमिटेंसेस हमारी और बरामदात 8.3 अरब डॉलर गिरी। कर्जों में 17,000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। रुपए की कदर जो है वो 204 से लेके 290 पर आ गई। पेट्रोल, बिजली और गैस के नर्ख बढ़े, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गया। तो ये तो तबाही बर्बादी हुई है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब हम ये बात करें कि ये केयर टेकर्स आ गए हैं, क्या ये कुछ कर सकते हैं विद इन देयर फ्रेमवर्क? उनके हाथ में बहुत से इख्तियार नहीं है। लेकिन पहली गलती तो उन्होंने वही कर ली कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना खातून बनी हैं, वो जब स्टेट बैंक की गवर्नर थी तो उन्होंने ताकतवर तबकों और कौमी दौलत लूटने वालों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। वो इससे पहले एक मरतबा और केयर टेकर बन चुकी है माजी में, और उस वक्त उन्होंने जो है जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम आती है उसकी अमलन हिमायत कर दी। और इसी तरीके से जो फ़कार मसूद साहब हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, नेक आदमी हैं, लेकिन उनका ज़िंदगी का उसूल ये है कि जो हुकूमत हो उसकी वो जो कहे वो करें। वो कई मरतबा 4-5 मरतबा वो वज़ारत ख़जाना में आ चुके हैं। तो ये जो चीज़ हो गई है ये तो एक बड़ा सुकून है। लेकिन मैं मायूसी नहीं करना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ 2-3 मिनट में कि क्या 1 महीने के बाद केयर टेकर हुकूमत चाहे तो पेट्रोल, बिजली और गैस के नर्ख कम कर सकती है? मेरा जवाब है यकीनन कर सकती है। लेकिन उसके लिए उनको कुछ काम करना पड़ेगा जो उनका इख्तियार है। कानून में तब्दीली उनका इख्तियार नहीं है, लेकिन वो ये कर सकते हैं, आज फ़ौरन के फ़ौरन एक सीनियर कॉम्पिटेंट ईमानदार आदमी को बनाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहाँ एक सेल बनाएं। उस सेल का काम ये होगा कि वो FBR के साथ जो है रोज़ की बुनियाद पर बात करें। और मैं आपको स्टैम्प पेपर पे देने के लिए तैयार हूँ कि 4,000 अरब रुपया सालाना जो टैक्स की चोरी हो रही है, अदालतों में जाए बगैर, कानून में तब्दील किए बगैर वो वसूली हो सकती है। उसकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, FBR के पास करना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको वजह बता दूं मैं क्यों कह रहा हूँ। एक आदमी 2 करोड़ रुपए कौमी बचत स्कीम में लगाया हुआ है, रिकॉर्ड पर है, वो टैक्स की चोरी का है, उसने डिक्लेयर नहीं किया। तो कौन सी मुश्किल है कि FBR उसको एक खत लिख दे कि भाई आपका 2 करोड़ है, आपने ना आमदनी पे टैक्स दिया, अब आप इसको कैश नहीं करा सकते, ना आपको मुनाफा मिलेगा जब तक आप हमें टैक्स नहीं देते, और अगर आप नहीं देते तो 15 दिन के बाद हम खुद काट लेंगे। ऐसे असासे हैं। तो आप ये क्यों नहीं करना चाहते मुझे बता दें। और अगर नहीं कर रहे तो मैं एक जुमला दूं, कानून से इनराफ कर रहे हैं। कानून ये है कि उनके असासे आप जब्त करके ले सकते हैं, तो कानून का इनराफ तो करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, सर आपने बजा फरमाया, सर यहाँ पर तो उल्टी गंगा बहती है। जो टैक्स देता है या जो भी सही कारोबार कर रहा है उस बेचारे को तो तंग किया जाता है, लेकिन जो टैक्स नहीं देते हैं, जिन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, रिश्वत दी जाती है, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। सर मैं यहाँ पर एक सोशल इंजस्टिस की बात करना चाहूँगा। अब फ्यूल 300 रुपये तक जा पहुँचा है, तो सर इन हालात के अंदर क्या ये इंसाफ है? क्या हुकूमत को कोई इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स को सामने रखते हुए ये नहीं करना चाहिए कि जो अमीर आदमी हैं, जो यहाँ का हमारी शराफिया है, कम से कम अगर आप गरीब को इतना महंगा पेट्रोल दे रहे हैं, एक चिंची वाले को भी, लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं ग्रेड 20 के 21 के ऑफिसर को 400 लीटर फ्यूल मुफ्त में मिल रहा है। उनको पूरे अल्ले तल्ले हैं, उनके स्कॉट की गाड़ियों का फ्यूल मुफ्त मिल रहा है, और वही 290 का फ्यूल का जो ख़रीद है वो एक आम आदमी कर रहा है, रिक्शा चलाने वाला। और 290 रुपये में ही एक जिसने बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, उसके लिए भी कुव्वत ख़रीद वही है। तो सर कोई स्लैब नहीं बना लेनी चाहिए ताकि कम से कम आम जो गरीब तबका है उसको रिलीफ मिले? ये तो एक बड़ी समाजी नाइंसाफ़ी है। सब्सिडाइज चीज़ें उनको मिल सकें। देखिए, जज्बाती बातें करना बहुत आसान है। आप जो बातें कर रहे हैं उनसे चंद अरब रुपए का फर्क पड़ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कई हजार अरब रुपए की। ये तो जरूर करना चाहिए, कौन कहता है नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो अरबों
कई सौ अरब रुपए की चोरी के असासे पड़े हुए हैं, उस पर टैक्स लेते में हम क्यों शर्माना चाहते हैं? मैंने तो आपसे ये सवाल उठाया। जो आपने अखराजात की बात की, मैं तो एक और सवाल उठाता हूँ। जो हुकूमत के गैर पैदावारी अखराजात हैं, जिसमें वो भी शामिल है जो आपने बताया, वो होना चाहिए, वो जुल्म हो रहा है। क्योंकि ये लोग जब उनको पेट्रोल मिलता है तो वो तो पान लेने के लिए भी ड्राइवर गाड़ी को भेजते हैं कि जाके पान लेकर आ जाओ, है ना। तो ये तो होना चाहिए। लेकिन जो कई सौ अरब की बात है, हम उसकी बात क्यों नहीं करें मुख्तसर वक्त में? मैं आपसे ये इसलिए कर रहा था कि कई सौ अरब रुपया ये हुकूमत गैर पैदावारी अखराजात में कमी कर सकती है, जिसका मुझे कोई इनका इरादा नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह से इन्होंने ये कैबिनेट जो है वो दी है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, कई 15 अरब डॉलर एक साल के अंदर मुल्क से बाहर चले गए, कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, जिसको स्टेट बैंक चाहे तो रोक सकता है। अगर वो पैसे रुक जाते तो फिर आपकी रुपए की कदर बेहतर होती। जब रुपए की कदर बेहतर होती तो पेट्रोल के, मसनूआत, बिजली के। सर, आपने काबीना का जिक्र किया कि आपने कहा काबीना देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि इनके प्लान में कुछ आगे कोई अच्छी खबरें भी हैं। इससे आपकी क्या मुराद थी? मेरी मुराद यही है कि जो आजमाए हुए थे, जो माजी में ताकतवर तबकों को मुराद देते रहे थे, स्टेट बैंक के गवर्नर की हैसियत से उन्होंने, शमशाद अख्तर रह चुकी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, ताकतवर तबकों के लिए फ़ायदा पहुंचाया। इससे पहले उनको एक और मरतबा केयर टेकर बनाया गया था, उस वक्त भी उन्होंने टैक्स एमनेस्टी को सपोर्ट कर दी। मैं वो कह रहा था कि जो लोग, मैंने तो एक दफ़ा ये कहा था कि अगर आपको इस मुल्क को बेहतर बनाना है तो केयर टेकर गवर्नमेंट में उन लोगों को शामिल करें जो सिटी बैंक के ना हों, जो IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक की मुलाजमत में ना रह चुके हों, जो मुशर्रफ हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत और जो है PDM की हुकूमत और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजारत ख़जाना में किसी न हैसियत में मुंसलिक हो चुके हैं, उनको आप अलग कर दें, फिर अच्छा कोई आदमी ढूंढ के लगा दें। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती वही है, उन्हीं आदमियों को बारों का 70-75 साल का आदमी है, उसको दोबारा आपने ले लिया ख़जाना में, क्योंकि 5 हुकूमतों में वो रह चुके थे। तो ये जो खेल हो रहा है, स्टेटस को के लोग रहते हैं कि वो ताकतवर तबकों को जो मराद दी जा रही है उस पर एतराज़ ना करें, अवाम के फ़ायदे में जो मुश्किलात हैं हो सकती हैं वो ना करें, टैक्स चोरों के खिलाफ कोई एक्शन ना लें, कौमी दौलत लूटने वालों के खिलाफ एक्शन ना लें। ऐसे कंप्रोमाइज़ करने वाले लोग आप लेते हैं। तो मैंने इसीलिए जो बात मैं कर रहा था, कई सौ अरब, कई हज़ार अरब रुपए जहाँ बचाए जा सकते हैं। अब मैंने आपसे बताया कि अगर निगरान हुकूमत और स्टेट बैंक बैठ जाएं और ये कहें कि भाई मार्केट से आप डॉलर खरीद के चोरी के जायज़ पैसे से तालीम और सेहत के अलावा जो पैसे बाहर बैंकों के जरिए भेज रहे हैं, अगर ये 12 अरब डॉलर है तो अगर आप ये बचा लें तो रुपए की कदर बेहतर हो जाएगी, रिजर्व बेहतर हो जाएगी, IMF के प्रोग्राम से बाहर निकल सकेंगे आगे चल के, फौरी तौर पर तो नहीं, और पेट्रोल बिजली के नर्ख भी कम होंगे, महंगाई भी कम होगी, आवाम को रिलीफ देना भी मुमकिन होगा। तो ये क्या मुश्किल है कि लूटी हुई दौलत से और जायज़ पैसे से डॉलर खरीद के आप बैंकों के जरिए क्यों भिजवाना चाहते हैं? ठीक है, मैं मानता हूँ हुंडी का बैंक नहीं तो ये इसके लिए कानून तब्दील करने की तो जरूरत नहीं, स्टेट बैंक को करना है। तो लेकिन ये खेल यही हो रहा है। तो मैं बार बार वो बात कर रहा हूँ कि आप वो जज्बाती बातें ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जहाँ मामला सैकड़ों हज़ार अरब रुपए का है, जो हो सकता है कानून की तब्दीली के बगैर है, मेरी कोशिश ये है जब आप ये कर लें तो फिर आप अखराजात की तरफ भी आएँ, छोटे छोटे इनकी तनख्वाहों को भी देखें, इनकी फैसिलिटीज़ को भी देखें, इनकी ट्रैवलिंग को भी देखें। मैंने जैसे कहा, मुझे पता है कि पान लेने के लिए 5 मील पर ये ड्राइवर को भेजते हैं कि जब 5 पान ले आओ, बैंक का वो हुकूमत का गाड़ी हुकूमत की है, खूब अय्याशियाँ हो रही हैं। ये तो सर होता है, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। डॉक्टर साहब, अब आगे मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं? हमारे जो इकनॉमिकल मेजर्स हैं, जो ये इकदाम उठाए जा रहे हैं इकनॉमिकली, वो दुरुस्त समत में हैं? महंगाई को मज़ीद बढ़ते हुए देख रहे हैं? जिस तरह कहा जा रहा है, ये खदशे का इजहार किया जा रहा है कि फ्यूल की कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। तो सर, आइंदा आने वाले हालात मुआशी तौर पर आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, नंबर 1, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरेगी। नंबर 2, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। नंबर 3, तिजारती खसारा बढ़ेगा। नंबर 4, जारी हिसाबात का खसारा बढ़ेगा। नंबर 5, ये जो स्टेट बैंक ये कह रहा है महंगाई 20 से 25% रहेगी, मैं ये कहता हूँ ये 27 से ऊपर रहेगी। मईशत की शरह-ए-नमू बहुत सुस्त रहेगी, गुर्बत और में इजाफा होगा, बेरोज़गारी में इजाफा होगा, अमीर और अमीर का फ़र्क बढ़ेगा, कर्ज़ों का बोझ बढ़ेगा। और 2024 में जब आप IMF के पास जाने की तैयारी कर रहे होंगे और जाना पड़ेगा, तो पिछली हुकूमत ने बड़ा कौम के साथ एहसान किया कि वो ये कहा कि अगली हुकूमत इस्लाहात करेगी सही मानों में, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। अरे भाई, आपने नहीं किया तो अगली हुकूमत कैसे करेगी? वो भी IMF की शराइत मानेगी। और एक ख़तरनाक दौर पाकिस्तान की मईशत का 2024 में, जब IMF की शराइत आप तय कर रहे होंगे,
उस वक्त एक दौर आने वाला है। ये दौर तो मैंने आपको बता दिया क्या है, मैं उसके बाद 2024 और ऑनवर्ड का बता रहा हूँ। शर्त वही है कि आप जो इस्लाहात ज़रूरी हैं, जिसको आप प्रोग्रामों में कहते हैं, दूसरे कहते हैं, उनको कानूनी शक्ल देके नाफिज करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो आप करे। बातें कर रहे हैं बिल्कुल हम ये हमेशा से हाईलाइट करते हैं, और आप भी जब हमारे प्रोग्राम में आते हैं आप ये बारहा ये बातें हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो हमारे थिंक टैंक्स हैं सर, क्या उनको नहीं पता ये सब चीज़ों का, या वो आंखें बंद कर लेते हैं? क्यों कोई एक्शन नहीं लेते हैं थिंक टैंक? वैसे तो हर चीज़ में सामने आते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई हमारा मुल्क है, बचाएं इसको, तो क्यों नहीं अब ये इस पर सोचते या कोई एक्शन लेते हैं? देखिए, बात ये हमारे मुल्क की अशराफिया की मईशत है। आप तमाम पार्टियों के मंशूर निकालें, बड़ी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये लिखा हुआ वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे और जीएसटी को कम करेंगे, पेट्रोलियम लेवी को कम करेंगे। लेकिन कभी आपने ये मुतालबा देखा कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा के मईशत को दस्तावेजी बना दें? क्योंकि कोई भी अशराफिया की नाराजगी बोल नहीं लेना चाहता। हम अशराफिया की मईशत पे चल रहे हैं, मुल्की अशराफिया भी है और बैरूनी अशराफिया। सर अभी आपने फरमाया, और बिल्कुल हम ये बात सुनते हैं कि आईएमएफ के कहने पे ही किया जाता है, आईएमएफ के कहने पे भी किया जाता है। सर ये बताइएगा, हम बड़े कंफ्यूज हैं, हमें समझ नहीं आती ये जो आईएमएफ किस मरज़ की दवा है? सर ये निजात दहिंदा है, या ये तमाम तो जिस तरह कहते हैं कि अक्सर हम जुमले अल्फाज ये यूज़ करते हैं कि आईएमएफ के चुंगल से निकल आएंगे, आईएमएफ के जब चुंगल से निकलेंगे तो फिर हम आज़ाद होंगे। आईएमएफ सर किस मरज़ की दवा है? ये हमारे लिए निजात दहिंदा है या ये खुद हमारे लिए बोझ है? मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। अभी आपने बोला कि निजात दहिंदा की आपने जो वर्ड यूज़ किया है, चंगुल में फंस गया आईएमएफ के। एक वो दौर था जब ये बातें होती थी कि हम आईएमएफ के चंगुल में फंस गए हैं, और आप यहाँ देखिए कि अभी जो लास्ट हमारा मुआहदा हुआ है आईएमएफ के साथ, जो डील हुई है, उसमें शुक्र अदा किया जा रहा है कि शुक्र है आईएमएफ से डील हो गई है। इसीलिए तो यही मैं सवाल सर कर रहा हूँ, सर आप ही हमारी ये गुत्थी सुलझा दें, हमें तो समझ नहीं आती। कभी इसको हम बोझ समझते हैं, कभी इसको चुंगल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कभी इसको हम आईएमएफ के प्रोग्राम मिलने पर खुशी का इजहार करते हैं। ये है क्या सर? देखिए मोहतरम, बात गौर से आप सुन लीजिए। पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें, मैं लिस्ट गिना सकता हूँ आपको, बेचैन फौजी हुकूमतें हों या सियासी हुकूमत हो, बेचैन निगरान हो, बेचैन रहते हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएं, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम की आड़ में जो अवाम पर टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिसको मीडिया कि ये कहता है कि आईएमएफ की शराइत है। मैं बार बार कहता हूँ, जब चाहे मैं साबित कर दूंगा कि जो ये कुछ हम कर रहे हैं पिछले बरसों में किया है कि ये आईएमएफ की शराइत है, वो आईएमएफ की शराइत नहीं है, ये उनके नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आईएमएफ हमें तबाह करना चाहता है, ये मैं मानता हूँ अमेरिका के कहने पर, लेकिन ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये हमारे अपने फैसले हैं। आईएमएफ के खाते में ना डालें। मैंने 3 नंबर 1। दूसरे कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान आईएमएफ के चुंगल में रहे ताकि उसके जरिए पाकिस्तान की मईशत को तबाह करे। मैं आपको बताऊं, 97 में नवाज शरीफ ने ये कहा था कि हमारे ऊपर पाबंदियां लग गई, हमने जौहरी धमाके किए, हम अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि अब हम इन कर्जों से निजात हासिल कर लेंगे। और उसके बाद से वो खुद उनकी आइंदा सब आईएमएफ के पास गए। कोई हुक्मरान बता दे सिवाय जियाउल हक के, जिसको अमेरिका ने बहुत पैसे दिए, कोई एक हुक्मरान मुझे बता दे। आप अयूब खान, बिल्कुल सर, आपने बजा फरमाया, कोई भी इसकी एक ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का और वाक़ से। वैसे आईएमएफ को हम बात तो रोते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों के होते हुए हमें किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो मुआशी तरजीहात हैं, जो हमारी सियासी तरजीहात हैं आयशा, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल की प्राइसेस पर कल मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, एक मौसूफ ने लिखा था ऑन अ लाइटर नोट कि जब शहबाज शरीफ साहब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की बात करते थे, तो मैं आपको ब्रेक के बाद बताती हूँ। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी। ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर आपको न्यूज़ मॉर्निंग में खुशामदीद कहेंगे। और अभी हमने बात करनी है क्रिकेट की। 22 अगस्त को मैच होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान, और ये ओडीआई मैच होगा। 3 मैचेस खेले जाएंगे, सीरीज़ होगी। अच्छा, ये एशिया कप से पहले ये सीरीज़ कहा जा रहा है कि बड़ी मैटर करती है, और इससे आपको टीम का मोराल भी हाई होगा, और प्रैक्टिस मैच की तरह का समझ लें आप। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ जो अब तक हमारी सीरीज़ हुई है ना, या मैचेस हुए हैं ओडीआई, 4 ओडीआईज खेले गए हैं, उसमें पाकिस्तान ही 4 ओडीआईज जीता है। अफगानिस्तान अभी तक एक मैच भी नहीं जीता। वनडे मैच की हम बात लेकिन इसके बावजूद भी आयशा किसी भी तरह से अफगानिस्तान की टीम को हल्का लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टॉप के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स अफगानिस्तान की टीम में मौजूद हैं, लेकिन जो हमारे कुछ खिलाड़ी हैं जो लंकन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, उसमें
हमारे कप्तान हैं बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज़ हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान, इमामुल हक, ये श्रीलंका में मौजूद हैं और वहीं से टीम को ज्वाइन कर लेंगे। जो पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान में मौजूद हैं वो लाहौर से श्रीलंका पहुँच चुके हैं। कोलंबो एयरपोर्ट पर उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया है और कुछ खिलाड़ियों ने जी श्रीलंका जाने वाले खिलाड़ियों के नाम भी आपको बता देंगे, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंग्लैंड से ही श्रीलंका में टीम को ज्वाइन किया है। चलो टीम को ज्वाइन तो किया है वो अलग बात है, लेकिन अब ये देखना है कि बड़ी अहमियत का हामिल इस लिहाज से आयशा कि आगे एशिया कप होना है, फिर वर्ल्ड कप होना है। मैचेस जब आप विन करते हैं तो आपका मोराल हाई होता है और उससे पहले आपको वैसे भी एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर क्या कहेंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का टाकरा होने जा रहा है, टीम कॉम्बिनेशन कैसा आपको लग रहा है, और दूसरा जो एशियन पिचेस हैं इसका कितना फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को? देखिए, जब हम कहते हैं कि अफगानिस्तान के हम साथ खेलेंगे आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा वक्त है कि जो आप एक टीम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ये 3 मैचेस खेलेंगे और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन के स्लॉट में कौन अच्छा खेल सकता है, क्योंकि ये वनडे है, T20 नहीं है। और ये बड़ा अच्छा है कि उन्होंने वनडे किया, T20 करके कोई फायदा नहीं था। अब जब ये वनडे खेलेंगे उसके अंदर जो आपका सिलेक्टर है और जो आपके जो कोचेस हैं ये आपको गेज करेंगे और आपको उसी तरह मार्क्स देंगे जो कि उन इंडिविजुअल्स को चाहिए। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट एट द एंड ऑफ द डे जो लड़के हैं उनको खेलना है अपने टैलेंट के साथ, क्योंकि यूजुअली ऐसे मैचेस के अंदर जो फ्रिंज पे होते हैं लड़के, वो कोशिश करते हैं कि बस मैं अंदर फंस के खेलता रहूं और मेरा कोई रन हो जाए और मुझे अगले मैचेस के लिए सिलेक्ट करना है। हमने पोटेंशियल देखना है, रन्स नहीं देखने। रन्स सब कर लेंगे, ये कोई इशू नहीं है। हमने पोटेंशियल देखना है कि उसकी टेक्निक कैसे है, नंबर 3 पे कैसे, नंबर 4, 5 पे ये कैसे खेल रहा है। अगर कोई कोलैप्स होता है तो उसके बाद वो जाके कैसे सेटल डाउन करता है अपने जूनियर पार्टनर्स को। सो ये चीज जो होती है ये क्रिकेट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये इसको कहते हैं नर्व्स। आपने नर्व्स को लड़कों के चेक करना है कि इनकी नर्व्स कितनी है, नर्वस कौन होता है, फ्लैम्बॉयंट कौन हो जाता है, केयरफुल कौन होता है, कॉशियस कौन होता है, शॉट सिलेक्शन किसकी अच्छी होती है। ये सारी चीजें आई थिंक ये जब आप खेलेंगे उसके बाद ये गेज करेंगे। अच्छा सर, ओडीआई मैच है, बिल्कुल स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी और लंबा खेल होगा। अभी हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जिसमें कप्तान भी हैं बाबर आजम, जो लंदन प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं, तो यकीनन वो श्रीलंका की पिचेस के हवाले से तो उनको थोड़ा आइडिया होगा किस तरह की पिच है, स्ट्रैटेजी भी बना ली होगी। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो वो टीम आपको क्या लग रहा है, वो टीम कैसा कॉम्बिनेशन हो सकता है और क्या टफ टाइम दे सकती है टीम? देखें, श्रीलंका में खेलना ये कोई आसान नहीं है। लोग समझते हैं बड़ी डोसाइल विकेट्स हैं, लेकिन वहां तो मैं खेला हुआ हूं और वहां गेंद इतना स्वर्व करता है, स्विंग करता है कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इट बिकम्स टोटली अ डेंजरस थिंग फॉर यू। उनका एक बड़ा अच्छा बॉलर होता था टोनी ओपाथा, उसकी आउट स्विंग मैंने जिंदगी में इतनी नहीं कहीं देखी जितनी वो आउट स्विंग करता था। इट वाज लाइक अ बूमरैंग। तो वहां आप कर सकते हो प्रोवाइजो कि आपका कंट्रोल बॉल के ऊपर हो, ये बड़ा जरूरी है। और बाबर आजम की जब हम बात करते हैं, बाबर आजम का बहुत एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, ही इज गॉट अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो वो एडजस्ट एंड अडॉप्ट कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि अगर अब नहीं करना है तो फिर कब करना है। और ये वर्ल्ड कप जो है इवेंचुअली जो आपका मैं समझता हूँ प्राइज है, इसके लिए सारे बड़ी मेहनत करेंगे। अच्छा पीटर सर, एट द एंड जी अच्छा सर, आपने बोला कि आप इन पिचेस पर खेले हुए भी हैं। श्रीलंकन पिचेस आसान पिचेस नहीं है, इनको वो फट्टा पिचेस नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी क्या आपको लगता है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बॉलर्स को आप क्या देंगे, एडवाइस क्या देंगे और बैटर्स को क्या देंगे? बिकॉज ऐसी पिचेस जहाँ पर बॉल इतना स्विंग हो रहा है, खेलना आसान नहीं होगा। देखिए, खेलने के अलावा आयशा जो मेन चीज होती है, देखो ना, अभी आपका अफगानिस्तान है, फिर एशिया कप है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप 1 महीने का पूरा सॉलिड आपका एक वो आप कह लो कि स्केड्यूल है। इसमें आपने जो अभी जो आपने कहा ना सवाल, इसमें जो मेन चीज हमने देखनी है फिटनेस, क्योंकि आपका वेयर एंड टेयर इसके अंदर बहुत होगा। और ये फास्ट पेस की क्रिकेट है, ये स्लो पेस की क्रिकेट नहीं है इन कंपैरिजन टू 3 डे और टेस्ट मैच। सो इसके अंदर आपने देखना है कि लड़कों की फिटनेस कितनी है और आपने लड़कों का फिटनेस लेवल कितना मेंटेन किया है। ये फिटनेस के साथ ही, एंड डोंट फॉरगेट, वहाँ डिहाइड्रेशन बड़ी होती है श्रीलंका में, वो ह्यूमिड है जगह, पर्टिकुलरली कैंडी पे आप चले जाओ वो भी ह्यूमिड है, आप गोल पे चले जाओ डाउन साउथ वो भी
इतना वो आप कह लो कि ड्राई नहीं है। हाँ, कोलंबो के अंदर भी मैं समझता हूँ कि फॉर एग्जांपल कई जगह हैं, पॉकेट्स हैं जाके इनकी पुराने अंग्रेजों के ज़माने की क्रिकेट क्लब्स हैं, आप उन ग्राउंड पे गेंद करो तो वो इस तरह स्वर्व करता है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। सो ये सारा फिटनेस, एडेप्टेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स अ टीम स्ट्रेटजी, ये अब क्या बनाते हैं इंजमाम आए अब चीफ लेट्स सी कि व्हाट इंजमाम हैज इन माइंड। इसी पे मैं आना चाह रहा था। ये जितने भी सर अब पीसीबी के अहम ओहदों पर लोग मौजूद हैं, ये सब आपके जूनियर्स हैं। पीजे सर, आप तो वेस्ट इंडीज़ के लिए और इंग्लैंड के हवाले से भी टूर्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। ज़का अशरफ साहब आपके घर भी आते रहते हैं, अभी भी उन्होंने माजी में करीब ही कुछ दिन पहले ही आपकी तरफ चक्कर लगाया है। तो सर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच भी ऑर्गेनाइज एग्जैक्टली एडवाइस कुछ देते हैं, सजेशंस आप देते हैं, और अगर आप देते हैं तो कितना अमल होता है सर आपकी सजेशंस पर? वेल आई होप ये कह रहे हैं, देखो मैंने सबसे पहला जो ऑफिशियल टूर था वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, जिसमें विव रिचर्ड्स ने वेस्ट इंडीज को लीड किया और ग्राहम बूच इंजर हो गया तो एलन लैम ने टेक ओवर किया, ये हमने न्यूयॉर्क में और टोरंटो में करवाया। अब उसके बाद इंडिया पाकिस्तान, जिस तरह आशा बात कर रही हैं, फुल इंडियन टीम आई, यू नो, जिसकी मैनेजरिंग सुनील गावस्कर ने की, फुल इंडियन टीम, तेंदुलकर, यू नेम इट, और यहीं से हमारे भी लड़के थे जो 92 के वर्ल्ड कप के बाद के। सो ये सारे होते हैं, ये कोई आसान काम नहीं होता है, एंड इट टेक्स टाइम फॉर यू टू डेवलप। अब आपने कहा एडवाइस की बात है, मैं तो ज़का साहब को हमेशा एडवाइस ही देता रहा हूँ, दूंगा, नजम को भी दी है, बाकियों को दी है। आई वाज इन्वॉल्व विद द बोर्ड एज मीडिया मैनेजर, जिस आपको पता होगा 2007 के वर्ल्ड कप में, एंड एक्सपीरियंस है, लेकिन इट इज अप टू देम टू आस्क मी। मैं तो नहीं जाके कहूंगा हाँ जी मुझे जॉब दो, व्हाई शुड आई डू दैट? आई मीन दे शुड अंडरस्टैंड हुएवर कि भाई आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ इट इज। मेरे कजन ने खुद PSL पाकिस्तान में बनाई है, सलमान सरवर भट्ट ने, ही इज द वन हु डिवाइज्ड इट एंड ही डिवाइज्ड इट अंडर ज़का अशरफ, एंड अब उसके बाद फिर देखते हैं कि जो आप काम करते हैं पाकिस्तान में, उसके बाद कहते हैं थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। तो मैं इस चीज से डरता हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई हर एक की एडवाइस लो, जो नहीं है then you know don't worry about it. So I hope to meet Zaka Saab in the next day or two and let's see what he says. चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके एडवाइस पर अमल भी किया जाए और उनको सुना भी जाए, बिकॉज हम तो आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हैं। अच्छा सर, आने वाले दिनों में हमने देखना है कि बहुत क्रिकेट होने वाली है, और जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए बड़े अच्छे कमिंग डेज़ हैं। जो ये मैच होने वाला है, जो ये ODI 3 मैचेस होंगे, ये सीरीज़, ये पाकिस्तान के लिए इसलिए भी बड़ी अहम है कि पाकिस्तान टॉप रैंकिंग में आ सकता है अगर तीनों मैच जीता है। अभी सेकंड पर है, और अगर एक मैच भी हारते हैं तो उसकी पोजीशन थर्ड पर हो जाएगी। एक तो पोजीशन कितनी मैटर करती है, और ODIs में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम की क्या वीक पॉइंट्स हैं? देखें, वीक पॉइंट्स आपको डे टू डे, मैच टू मैच, मोमेंट टू मोमेंट आपके नजर आते हैं, और उसको आप रेक्टिफाई करते हो। जब एक लड़का क्लब क्रिकेट से, फर्स्ट क्लास से होके अब टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ आता है, वो एक मैच्योर लड़का होता है। अब आपने उसको सिर्फ रिफाइन करना होता है, आप उसकी टेक्निक चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप जिस टेक्निक से आप उसको लेके आए हैं, तो अब जब फाइनल स्टेज पे आए हैं और उसकी टेक्निक आप चेंज कर दें, अप्रोच चेंज कर दें, तो वो नहीं चलता। आपने हमेशा देखा है कि लड़का जो नेचुरल टैलेंट से आता है, इंडिया का मैं एग्जांपल देता हूं, धोनी का नेचुरल है, और नेचुरल वो उसने हेलीकॉप्टर शॉट्स भी बना दी। इसी तरीके से हमारे भी लड़के हैं इस तरह। तो हमें, जो आपने कहा है ना, हमें इनको अपनी नेचुरल एबिलिटी को ही आगे लेके जाना है, और इस लेवल के ऊपर आपको मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि लड़का खेल खेल के स्टेल भी हो जाता है, तो आपको मोटिवेशन जितनी मिलेगी, आई थिंक दैट इज द इम्पोर्टेंट। लेकिन सर इतने मैचेस हैं, पे दर पे, अफगानिस्तान है, फिर उसके अलावा एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, आप समझते हैं कि इसमें जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा रेस्ट भी देना चाहिए? मुनासिब रहेगा सर थोड़ा उनको अगर वक्फा मिल जाएगा, आराम का जरा मौका मिल जाएगा? दैट्स अ गुड आइडिया। ये लोग करते हैं, ये हर जगह करते हैं। मुझे अभी तक याद है कि ससेक्स में जब ये इनके 2 स्ट्राइक बॉलर होते थे, गात लरू और इमरान खान, अब वो क्या करते थे कि इन दोनों को सिलेक्टेड मैचेस में खिलाते थे। ये प्रैक्टिस अपनी करते रहते थे ससेक्स में, होव में, और उसके बाद जब कोई सही ओपोनेंट काउंटी आगे आ जाती थी तो ये दोनों उनको खिलाते थे। इस तरह केपलर वेसल्स को खिलाते थे। तो ये स्ट्रेटजी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ये हमें जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं
जिनको हमें पता है कि दे आर प्लेयर ऑफ ऑल सीजन्स, यस आप उनको बेशक रेस्ट में दे दो। लेकिन पीजे साहब ये भी तो है ना कि बड़े इंपॉर्टेंट ये लीग्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं, एशिया कप हो जाए या फिर आप वर्ल्ड कप की बात कर लें, और जब आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक दो बार प्लेयर्स से ये सवालात भी किए गए हैं कि आपको रेस्ट चाहिए, तो वो अपने लिए काइंड ऑफ तौहीन समझते हैं कि हमें रेस्ट नहीं चाहिए, जब तक हम मांग नहीं रहे हमें क्यों रेस्ट दिया जा रहा है। तो प्लेयर्स भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं कि हमें रेस्ट कराया जाए, वो समझते शायद इट्स लाइक अ पनिशमेंट। ये आपने एक इंटरनल क्रिकेटिंग सवाल किया है। वो ये डरते हैं लड़के कि इनकी जगह ना कोई ले जाए, पक्का रेस्ट ना करवा दिया जाए। हाँ बस वो परमानेंट रेस्ट ना हो जाए, इसलिए लड़के मैंने देखे हैं इंजर होकर भी खेल जाते हैं। ये तो ये बिल्कुल ये आपने सही कहा, रेस्ट आप दो, लेकिन लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस दो। डोंट वरी, यू विल बी प्लेइंग इन द नेक्स्ट गेम। आप जब तक लड़कों के साथ बात नहीं करते रहोगे, क्योंकि मैंने क्रिकेटिंग में बड़ा देखा है, ये बात ही नहीं करते एक दूसरे से, कोई नहीं करते। या यू शुड बी टॉकिंग। जब तक बात नहीं करोगे एक दूसरे से, आपका कोच, आपका मैनेजर, आपकी मैनेजमेंट एक दूसरे से बात नहीं करेगी, लड़का जो है वो सहमा हुआ होता है। अच्छा सर, आपने जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपकी जो बड़ी काबिल कदर जो सजेशंस हैं जिनसे मुस्तफ़ीद होना चाहिए अभी हो नहीं रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, मैं चाहूँगी कि अभी जो पीसीबी मैनेजमेंट जो काम कर रही है, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, एक तो उनको बता दें आप शॉर्टली कि वो कैसी हैं, आप समझते हैं बेहतर हैं, और क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए, व्हाट्स योर सजेशंस? देखो मेरा प्रोफेशनल एक बिल्कुल आउटलुक है। अभी एक बहुत बड़ा एक मैं क्या कहूँ बोंगी मारी है इसने, मीडिया जो भी लगा हुआ है वो जाके उसने उसको निकाल दिया। देखो इमरान खान सियासत अलग है और क्रिकेट अलग है। 92 का कैप्टन था वो, रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर आप हिस्ट्री को ओब्लिटरेट नहीं कर सकते। उसके शॉट्स निकाल दिए, उसके बाद आप जस्टिफाई कर रहे हैं हाँ जी वो शॉर्ट प्रोमो था, अब हम बड़ा प्रोमो करेंगे। थिंक अबाउट इट बिफोर यू एग्जीक्यूट समथिंग जिसमें पब्लिक को तकलीफ ना हो। हमारे हीरोज हैं, बड़े हीरोज हैं, आपने हीरोज को ओब्लिटरेट नहीं करना। हाँ, हम जब कहते हैं ना हिंदुस्तान को पॉलिटिक्स से क्रिकेट को बाहर रखो, तो हमें भी खुद सोचना चाहिए। पॉलिटिक्स, लीव पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट, जस्ट टेक क्रिकेट एज इट इज। सो ये कई चीजें आशा जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि बेहतरी आ सकती है। और पर्टिकुलरली अभी मैं यही ज़का साहब से कहूंगा कि जरा आप जोर डालें। जब हम कहते हैं कि भाई इतनी क्रिकेट आ गई है, ये हो गया वो हो गया, लड़के तो बैट नहीं खरीद सकते, बॉल कितने का हो गया, बैट कितने का हो गया, ग्राउंड्स आपके पास इतनी है नहीं। गरीब बच्चा वो बार रिंग साइड्स और ये रिंग रोड के बच्चे खेल रहे, हमें इनको आगे कल्टीवेट करना है। और वो एक तरीके से करेंगे इक्विपमेंट सस्ता हो, और साथ साथ आप यहाँ स्काउट्स भी भेजें, आपको हीरा ऐसी जगह से भी मिल जाएगा। ये जो बाकी आए ये कहाँ से हैं, और अपॉर्चुनिटीज मिलें, बिकॉज टैलेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, यंग टैलेंट होता है, और लोग सिर्फ एक मौके की तलाश में होते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, अगर जैसे आप जैसे लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं, वो ऐसे बच्चों के लिए भी आवाज़ उठाएं जो आगे आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। पीजे मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमने तो भरपूर फ़ायदा उठाया आपकी मौजूदगी का, और जुमले किए हैं बड़ी ऑथेंटिक बातें और बड़ी साफ शफाफ बातें। लेकिन अल्लाह करे इनकी जो बातों जो सजेशंस हैं उन पर अमल भी किया जाए पीसीबी की जानिब से। खैर अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी मज़े की खबर है। अक्सर आप और मैं ना कुछ लाइन सुनते हैं, कुछ जुमले सुनते हैं, उनमें एक बड़ी पॉपुलर सी लाइन है कि दिल जवान होना चाहिए, उम्रों में क्या रखा है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। इसकी एक अमली मिसाल है मानसहरा के बाबा जी, जिन्होंने 110 साल की उम्र में, आयशा कैन यू इमेजिन के 110 साल की उम्र में उन्होंने शादी की है 50 साला दिलबर बीबी के साथ। अच्छा, ये उनकी चौथी शादी है। ये देखें, ये दुल्हा साहब हैं, ये जो सेंटर में बैठे हैं ये दुल्हा साहब हैं। ये वो बुजुर्ग नौजवान हैं जिन्होंने 110 साल की उम्र में मैं शादी आपको बताऊं, की है। इनके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक इनकी उम्र है 110 साल, लेकिन वो खुद कहते हैं कि मैं 110 नहीं 125 साल का हूँ। ये चौथा उनका निकाह है, और 5000 हक मेहर इसमें मुकर्रर किया गया था। 3 अगस्त को भी हमने देखा मानसहरा से ताल्लुक़ रखने वाले 95 ईयर्स के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी शादी की थी। 85 ईयर्स के बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी शादी की थी। अच्छा, ये हमारे यंगस्टर्स को पता नहीं क्या हो गया है, वो शादी से इतना भागते हैं, कमिटमेंट को इतना ज़्यादा बोझ समझते हैं, लेकिन ये आप इंस्पिरेशन लें भाई। बुजुर्गों ने नौजवानों को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है, और 110 या 125 साल की उम्र है, आप अंदाज़ा करें इस उम्र में शादी का होना, तो ये बड़ी एक जिंदा दिली की इलामत है। और यहाँ से देखकर हमें लगता है कि एज जो है ना ये जस्ट अ नंबर है। अगर आपका दिल जवान है तो आप 110 साल के भी हैं तो आप जवान हैं, अगर आपका दिल मुर्दा है तो आप 25 साल के भी हैं तो आप बूढ़े हैं। ये बाबा जी ने ये मिसाल कायम की है। मानसहरा के बुजुर्ग बड़े इस मामले में पेश हैं। इससे पहले 95 साल के बुजुर्ग थे मानसहरा के,
उन्होंने भी शादी की थी, फिर और 85 मैं साल ये के कहती बुजुर्ग हूँ थे कि आयशा। आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं जो हमें देख रहे हैं वो ये देखें, कोई सबक हासिल करें। लोग इतना डरते हैं, एक शादी नहीं करते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं। भाई शादी खूबसूरत चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है और सुन्नत रसूल है, इस पर अमल करें। और मेरा ख्याल है कि आपको किसी भी लाइफ में कोई पार्टनर की ज़रूरत होती है वक्त गुजारने के लिए। और मेरा ख्याल है शादी को एज के साथ बाउंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बाउंड नहीं करना चाहिए। जो करना सोसाइटी के हमारे नॉर्म्स हैं इनको तोड़ना चाहिए। तो देखें तोड़ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग तोड़ रहे हैं, तो फिर बच्चे क्यों नहीं कर तो सकते? हम इन नौजवान बुजुर्ग को बहुत बहुत शादी की मुबारकबाद देते हैं, इस नौब्याहता जोड़े को। अल्लाह से दुआ है ये जो जोड़ा है ये जिए, ढेरों हज़ारों साल जिए और कामयाब खुशो खुरम जो है अपनी इस ज़िंदगी ज़िंदगी गुजारें। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के हवाले से कहा तो है हम हल्का बंदियाँ करवाएंगे, इनका ऐलान भी कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है उन्होंने ये कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन नहीं है। इसकी साफ बात वही चीज़ें जिनका खदशा था, नज़र आ रहा था कि इलेक्शंस जो हैं वो डिले हो सकते हैं और ज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है इनकी तरजीहात क्या इलेक्शंस करवाने के बिल्कुल मूड में नहीं है हमारा गवर्नमेंट में थे ना पहले, वो तो ये कहते रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते 3 महीने के अंदर अंदर। अब ये जो खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अब खुद कह दिया है कि 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, कम से कम भी 4 महीने लगेंगे। और नई मरदमशुमारी की जो बात कर रहे हैं, नई मरदमशुमारी के तहत होने इलेक्शन, तो उसमें 4 महीने भी मुझे लग रहा है कि नहीं होंगे, मजीद से ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। अच्छा, हालांकि इलेक्शन कमीशन की जो प्राइमरी जिम्मेदारी वो यही है कि हर वक्त इलेक्शन कमीशन तैयार रहे और इलेक्शंस को मेक श्योर करे उनके टाइम पर। इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद है इससे पहले जब पंजाब और केपीके की वो असम्बलियां डिसॉल्व हुई थी तो कैसे आईनी तौर पर 30 अप्रैल से लेकर 14 मई और अदालत के अहकामात को भी इलेक्शन कमीशन नजरअंदाज करता रहा, जवाब बनाता रहा। तो असल चीज़ आयशा ये है कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शंस करवाने का दूर दूर तक कोई मूड नजर नहीं। अच्छा, कल ना एक बड़ी एक अहम अभी एक मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की थी। 2 घंटे तक उनकी मुलाकात जारी रही और जो भी इलेक्शन कराने के हवाले से बात हुई, जो रुकावटें हैं इलेक्शन के प्रोसेस में उस पर बात हुई है, मरदमशुमारी के मामलात पर भी बात हुई है। तो जो 2 घंटे तवील मुलाकात थी उस हवाले से भी हम बात करेंगे। एक और अहम इशू तो नहीं, एक खबर भी यही है कि पहले एक इशू था कि निगरान सेटअप के नाम सामने नहीं आ रहे थे। इतना कोई तोप चीज़ बना ली थी निगरान सेटअप को, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम नहीं आ रहा था, निगरान काबीना फाइनल हो चुकी है। हाँ, क्यूरोसिटी इतनी क्रिएट कर दी गई थी, निगरान काबीना फाइनल हो चुकी है और निगरान काबीना में जो नाम सामने आए हैं वो वही नाम है जो आप कम बेश सुनते आ रहे होते हैं। कोई नए नाम नहीं है, कोई टेक्नोक्रेट्स हैं, वही फेमिलियर नेम्स हैं अपने अपने उनके। अच्छा, अमार मसूद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम अमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अमार, निगरान काबीना पर पहले मैं बात करना चाहूँगी, फिर इलेक्शन कमीशन के मामले पर भी हमने बात करनी है जो 90 दिन की ताख़ीर का बता दी है। निगरान काबीना में जो नाम शामिल हैं उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? काबीना का ऐलान हो चुका है, ओवरऑल आपको लग रहा है ये बैलेंस काबीना है, कुछ अच्छी खबरें भी आएंगी, ये अच्छा काम करके दिखा सकते हैं ये लोग? जी, मेरे ख्याल में जो नई काबीना के नाम ऐलान हुए हैं, एक तो ये है कि इसमें टाइम लगा और बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा मफरूज़े थे, अफवाहें थी कि ये आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो काबीना के ओवरऑल नाम आए हैं उससे 2-3 तरीके हो सकते हैं कि हम इंडिविजुअली बात करें हर वज़ीर पर या एक ओवरऑल तासुर की बात करें। तो मजमूई तौर पर जो तासुर आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये सोच समझ के समझदार लोग मुंतखब किए गए हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका माजी दागदार हो, जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हों, जिसने चोरी चकारी की हो, मुल्की ख़जाने को लूटे हो। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादातर लोग जो हैं वो टेक्नोक्रेट के ज़ुमरे में आते हैं और अच्छे शोहरत वाले लोग हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों की शोहरत जो है वो गैर मुतनाज़ा सी है और कंट्रोवर्शियल लोग नहीं हैं कि एक पार्टी इन्हें अच्छे तरीके से देखती है, दूसरे पार्टी बुरे तरीके से देखती है, ऐसे लोग नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल एक बहुत अच्छी कैबिनेट की अनाउंसमेंट है। इसमें जो प्रोफेशनलिज्म नज़र आ रहा है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये वो प्रोफेशनलिज्म है जो शायद हमेशा से रिक्वायर्ड था और जो होना चाहिए था, और
वो अगर हमें बाज़ औक़ात जब सियासी हुकूमतें आती हैं तो उनके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म हमें नहीं नज़र आता, क्योंकि वो सियासी मसलहतें होती हैं, उन सियासी मसलहतों के अंदर रहकर उन्होंने काम करना होता है। कैबिनेट है, चूँकि ये निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत को कोई ज़रूरत नहीं है उन सियासी मसलहतों के शिकार होने की, तो ये बहुत अच्छी कैबिनेट नज़र आती है। दूसरी बात ये है कि जो वज़राए दाखिला के नाम आ रहे हैं वो या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जो लोग हैं नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर लोग उंगली उठा सकें। ये एक अच्छा ग्रुप। ठीक है, अमार साहब ये बताइएगा कि जो मौजूदा कैबिनेट है इसके वॉल्यूम को देखकर आपको लगता है कि ये तवील मुद्दती कैबिनेट होगी, ज़्यादा देर तक ये सेटअप चलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि काबीना का हुजम कोई ऐसा परेशान कुन है। ये तो बड़ा लगता है कि सोच समझ के सिलेक्टिव से अच्छे से लोग निकाले गए हैं। इसका हुजम सियासी हुकूमतों के काबीना के हुजम से बहुत कम है। सियासी हुकूमतों में आपने देखा है ऐसा भी वक्त आया 50-50 वजारतें रहीं, 60-60 मुशीर रहे, फिर उसके अलावा भी एडवाइज़र भी रहे, उससे कौमी ख़जाने पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जहाँ तक बात ये है कि क्या ये तवीलुल मुद्दती काबीना लग रही है, मेरा नहीं ख्याल कि ये तवीलुल मुद्दती काबीना लग रही है। इस काबीना को तवीलुल मुद्दत होना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 3 माह आपने मैंडेट है आपका 90 दिन, लेकिन आप वो मरदमशुमारी और हदबंदियों की वजह से उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरे ज़ाती ख़्याल में 3 मार्च तक इलेक्शन होने ही होने हैं, और उस वक्त तक यानी 5-6 महीने हैं इन लोगों के पास डिलीवर करने के लिए, और अगर ये डिलीवर अच्छा कर लेते हैं तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मेरे ख़्याल में खुश आइंद और खुशगुमान रहना चाहिए। नॉन कंट्रोवर्शियल, बैलेंस्ड, इम्पार्शल, क्लीन लोगों का एक ग्रुप है जो हमारे पास आया है। चले अमार साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि तवील मुद्दती नहीं लग रही आपको ये काबीना, यानी इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं आपको जो चाहिए जमहूरी निज़ाम में। अच्छा, अभी हम बात करें अगर 3 जो अहम वजारतें हैं, ख़जाना, दाखिला और ख़ारजा, ये वजारतों पर जो लोग हैं निगरान सेटअप में जो आए, इनको आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज ये वजारतें बड़ी अहम हैं किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, इवन इलेक्शन के इनेकाद के लिए बड़ी अहम हैं ये। अच्छा जी, देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट वजारतें हैं। खैर ये कहना बिल्कुल 100% दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि हर वजारत इम्पॉर्टेंट होती है। हर वजारत में जो काम होता है उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली लोगों की ज़िंदगियों पर, पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों पर पड़ता है। तो ये कह देना कि ये वजारतें ज़्यादा अहम हैं, बाकी वजारतें कम हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इलेक्शन के तनाजुर में ख़ारजा की, दाखिला की और ख़जाना की ये 3 वजारतें अहम ज़रूर होती हैं। ख़जाना में देखिए कि अगर आप पैसे तो पहले दे चुके हैं, तो ऐसा सच कोई गुज़िश्ता हुकूमत दे चुकी हुई है इलेक्शन कमीशन को जो बजट देना था, तो ख़जाना का डायरेक्ट रोल इसमें नहीं होता। इसमें सबसे ज़्यादा रोल होगा इंटीरियर का, और इंटीरियर में ये बहुत ज़रूरी है कि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, इलेक्शन के दिनों में माहौल दुरुस्त रहे, ये ना हो यहाँ पर दंगा फसाद हो रहा, और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो फ़ौज पर नहीं आएगी, वो अल्टीमेटली वजारत दाखिला की ज़िम्मेदारी होती है। तो वजारत दाखिला उन इंतखाबात को दुरुस्त तरीके से, पुरअमन तरीके से करवाने में कामयाब हो, ये बहुत बड़ी काम है। ख़ारजा ज़ाहिर है, ख़ारजा में दुनिया, पाकिस्तान कोई ऐसा गैर अहम मुल्क तो नहीं है, दुनिया हमें बहुत गौर से देखती है। पाकिस्तान में कोई भी वाक़या हो तो में उसको ये हर नुक्ते नज़र से देखा। अच्छा अमार साहब, ये बताइएगा आए रोज़ हमें डेट्स देखने को मिलती हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, और उनकी वापसी को लेकर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। इस नैरेटिव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बात तो नून लीग की तरफ से बहुत अरसे से की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नून लीग, मतलब जावेद लतीफ़ साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, वो गुज़िश्ता 2 साल से हर हफ्ते ऐलान कर रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन, नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ नहीं आ रहे। ये भी पता चला कि उनकी रिपोर्टें भी दुरुस्त आ गई हैं, डॉक्टरों ने उन्हें ट्रैवल की इजाज़त भी दे दी है, इसी वजह से वो दुबई, अबू धाबी गए हुए थे।
जो गुज़िश्ता नून लीग की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ हुकूमत, सच्ची बात है उन्होंने नवाज शरीफ के बयानिए को बहुत नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि हमने रियासत को बचा लिया, सियासत को ख़त्म कर लिया। हालांकि ख़ुद वो एक सियासी पार्टी है। एक सियासी पार्टी जब इस बात का इकरार करे कि हमने अपनी सियासत को तबाह कर लिया, तो ये कोई अच्छा बयानिया नहीं है। दूसरी बात यह है कि उस दौर में जितनी महंगाई रही, उससे भी नून लीग के बयानिए को बहुत ज़्यादा झटका लगा, धचका पहुँचा। अब नून लीग के पास तुर्क का एक ही पत्ता है, नवाज शरीफ साहब आएँ और कुछ लोगों से ऐसी बात करें, कोई एक ऐसा बयानिया तख्लीक करें जिसमें लोगों के लिए रिलीफ़ की कोई उम्मीद हो। अभी तो लोगों को रिलीफ़ की कोई उम्मीद नहीं है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, शहबाज स्पीड और इसहाक डार, जो उनसे लोग बड़े नाराज़ हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। आप उसको कोई भी जस्टिफिकेशन दें कि गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से हो गई, IMF का माहिदा गलत, लोगों के लिए महंगाई आपने की, तो वो ज़रा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तुर्क का एक पत्ता अभी बाकी है नून लीग के पास, क्योंकि अच्छा, तुर्क का पत्ता आप कह रहे हैं कि अभी बाकी है और वो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे नैरेटिव। लेकिन सर, हमने ये भी तो देखा है ना कि कासिम के अब्बू का जो नैरेटिव बिल्डिंग का जो पावर है, वो उसके आगे सब फीके पड़ जाते हैं। चले देख लेते हैं नवाज शरीफ साहब आके क्या करते हैं। ये भी खबरें हैं कि मिड ऑफ सितंबर में वो आ जाएंगे, 15 सितंबर के आसपास की डेट दी जा रही है। तो आपको लग रहा है कि अगर वो इस डेट पर आ जाते हैं, दैट मीन्स कि इलेक्शंस होने वाले हैं? मेरे ख्याल में फौरी इंतखाबात नवीद नहीं होनी चाहिए, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए। फौरी इंतखाबात कौम की, आइन की ज़रूरत है, इसमें कोई भी इतनी ज़्यादा भंगड़े डालने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर इंतखाबात नहीं होते तो ये मातम का, अलम का लम्हा ज़रूर होगा। नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो जाहिर है उनके सामने 2-3 चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये है कि अदालतों से जो उनके ख़िलाफ़ बेबुनियाद केसेस कायम किए हुए हैं, वो किसी तरह ख़त्म हो सके। दूसरी बात ये है कि अदालत में जो कुछ लोग PTI के कारकुनों के रूप में जज बनकर बैठे हुए हैं, उनकी रुखसत का वक्त हो जाए। और तीसरी बात ये है कि इलेक्शन में उनको कामयाबी तो नहीं, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर बाहिफाजत पार्टिसिपेट करने की इजाज़त मिल जाए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर होगा और नवाज शरीफ साहब की वापसी इन सारी बातों की दलील होगी। सिर्फ जल्दी इलेक्शन की दलील नहीं होगी, वो इस बात की भी दलील होगी कि इदारे अब न्यूट्रल हैं, किसी एक पार्टी से बोझ नहीं रखते। वो इस बात की भी दलील होगी कि अदालतें अब उस तरह के बेंच बनाने से मुनकिर हैं। वो इस बात की भी दलील होगी कि जो लोग सरकार सियासी रहनुमाओं को ताउम्र नाअहली की सज़ा देना चाहते थे, वो गलत थे। ठीक है। अच्छा, अमार साहब ये बताइएगा कि नून लीग ये दावा कर रही है कि नवाज शरीफ को रिलीफ के हवाले से उनके जो मामलात हैं वो टैकल के हैं, वो तय हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, वाकई कुछ ऐसा हुआ है? मेरा नहीं ख्याल कि रिलीफ देने के हवाले से कोई मामला तय हुए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग ने ऐसा कोई दावा किया है। कर नहीं सकते ना, केस अदालतों में। अगर नून लीग ये कहेगी कि अदालतों से हमने केस ख़त्म करा लिए हैं बाला, तो फिर वो केस ख़त्म कराने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। इसके लिए तो ज़रूरी ये है कि एक अदालती, जो माजी में फ़ैसला हुआ वो गलत था, लेकिन एक अदालती प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा ना। ये कोई बादशाह तो नहीं तख्त पे बैठा जिसने अचानक कहना है कि मैं रियाया के लिए आम माफ़ी का ऐलान करता हूँ। एक प्रोसेस से नवाज शरीफ को गुजरना पड़ेगा, गुजरना चाहिए, ताकि वो इस बात पर कायम रह सकें कि इस मुल्क में आइन की सुप्रीमेसी, कानून की बालादस्ती है। तो उस प्रोसेस से बहरहाल नवाज शरीफ ने गुजरना है, और जिस वक्त वो वापस आएंगे मेरे ख़्याल में वो सारे मरहले हम देखेंगे कि जिससे गुज़र के कोई किसी भी सियासी लीडर को गुज़रना पड़ता है। नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावटें बुनियादी तौर पर 2-3 हैं। अब एक तो वो प्रोपेगेंडा जो इमरान खान साहब ने चोर डाकू की सूरत में किया, वो है। आप इसको चाहे कितना भी साबित करते रहें, एक नस्ल है ऐसी परवान चढ़ी है जिनके जहनों में ये बात बैठ गई है, ना उनमें तहकीक की जुस्तजू है, ना जानने की ख्वाहिश है। वो बस
इस नारे के पीछे चले हैं चोर डाकू चोर डाकू। दूसरी बात ये है कि नवाज़ शरीफ के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उनकी अपनी माजी की यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत है। उस हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी रही है कि उसके जवाब में हम नवाज शरीफ को ये नहीं कह सकते कि वो सुरखरू होके आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमार मसूद, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। जो भी बातें उन्होंने की हैं बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी ही पहुंची हुई बातें भी। सबसे अहम बात उन्होंने ये कही है आयशा के इलेक्शंस के इनेकाद का मशरूत नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तभी इलेक्शन होंगे। हर मुल्क का एक आइन होता है, एक कानून होता है, और आइन तमाम शख्सियात से मावरा होता है। जो उन्होंने ये बात की ना कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उनको बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था चोर डाकू का, यानी वाकई लोग तहकीक की तरफ नहीं जाते हैं। एक झूठ को इतना बोला जाए कि वो सच लगने लग जाए। ये हमने देखा है मुआशरे में होता आया है अब तक। लेकिन फिर भी एक जिस तरह उन्होंने कहा दाग कि एक हटाना बड़ा मुश्किल है। एक नैरेटिव है, सियासत के अंदर नैरेटिव बिकता है, और नैरेटिव मुखालिफिन पर फिर जिस तरह कहते हैं कि इश्क और सियासत में कुछ भी जायज़ होता है, आप जिस पे जो मर्जी इल्जामात लगाएं, मोहब्बत और जंग में सुना था आपने, अब इश्क और सियासत कर दिया। अब जो सिक्का राइजुल वक्त है वो इश्क और सियासत का है। बट फिर भी ये कोई ऐसा मुल्क का आइन सबसे मुकद्दम होता है, कोई आए या ना आए इलेक्शंस अपने टाइम पर ही होने चाहिए। बिल्कुल, जमहूरी मुल्कों में ऐसा ही होता है। ब्रेक लेते हैं, स्टे ब्रेक के बाद। रात एक ज़माना था जब घर पे कोई बीमार होता था तो दादियों नानियों के टोटके इतने कारआमद होते थे और वो काम भी करते थे। यानी आपका गला ख़राब है तो उसके लिए अलग कावे होते थे, नज़ला ज़ुकाम हो गया वो अलग कावा होता था, चेस्ट ब्लॉक है, यानी हर चीज़ का उनके पास इलाज होता था। ज़ुकाम हुआ तो यखनी पिला दी, शहद चटा दिया। और अभी भी जो देसी टोटकों का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, अभी भी आयशा बाद घरों में ये रवायात मौजूद हैं, वो मेडिसिन की तरफ नहीं जाते हैं, इन्हीं टोटकों पर अमल करते हैं। और होता भी यही है कि ये टोटके बड़े कारआमद होते हैं। हाँ, इनका असर ज़रा लेट होता है बट फिर भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और इन्हीं तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अदरीस साहब मौजूद हैं जो कि नेचुरल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, आजकल तो वैसे ही एक बड़ी डिबेट होती है कि ये जो जड़ी बूटियों के हवाले से डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो टोटके होते हैं ये सेहत के लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। आप बताइएगा सर, ये जो देसी टोटके हैं कितने कारआमद हैं इंसानी सेहत के लिए? क्या हमें इनसे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए या मेडिकल फील्ड जो कहती है उसी पे अमल करना चाहिए? नहीं, यानी एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए या हर्बल अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए वजाहत एंड फिज़ा, आपने जो बात स्टार्ट किया है ना, मैं भी उसी से कंटिन्यू करूँगा कि ये जो हर्बल मेडिसिन है ये तब से ही इस पूरी इंसानियत को पिछले 1500 साल से सेहत दे रही हैं, जब से इंसान पैदा हुआ है। मतलब ये ऐसी टेस्टेड मेडिसिन है कि इनके आज तक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए। जो आप सिंथेटिक्स की बात कर रही हैं या एलोपैथिक की बात कर रही हैं, आप देखें उसके ड्रग्स के जो इंट्रैक्शंस हैं और जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम एक चीज़ के लिए इलाज के लिए दवाई एक शुरू करते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म करने के लिए फिर दूसरी दवाई ऐड करते हैं, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए तीसरी दवाई ऐड करते हैं। तो हालात कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त आप देखें कि हर घर में हर बंदा मरीज़ है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। हर बंदे की जिस तरह डाइट अलग अलग बनती है वैसे अलग अलग मेडिसिन भी होती है। इवन अब तो डाइनिंग टेबल के ऊपर आप मेडिसिन का बॉक्स रखा होता है कि आपने 2 नवाले लेके ये गोली लेनी है, खाने के बाद ये गोली लेनी है और खाने से पहले ये गोली लेनी है। जबकि इसके मुकाबले में जब लोग सिर्फ हर्बल पे ट्रीट करते थे और जैसे टोटकों की बात आप कर रहे हैं या नेचुरल मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तब ये होता था कि घर में कोई एक आध बंदा बीमार होता था और वो भी टोटके से ठीक हो जाता था और वो कई साल उसको वो बीमारी दोबारा भी नहीं होती थी, उसकी इम्यूनिटी इतनी बेहतर होती थी। अब आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ कि जैसे नेचुरल मेडिसिन में हम बात करते हैं, जैसे गंदम हम पिछले जब से इंसान जन्नत से भी इसी गंदम की वजह से निकाला गया, हम गंदम यूज़ कर रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि गंदम के ये साइड इफेक्ट होते हैं, ये गंदम छोड़ दें और फलां चीज़ खाना शुरू कर दें। इसी तरीके से जो बाकी प्लांट्स हैं, जैसे अभी तक हमने टमाटर नहीं छोड़े, प्याज नहीं छोड़े, पालक नहीं छोड़ी, मेथी नहीं छोड़ी, तो इसी तरीके से हम ये जो बाकी हर्ब्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए, बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके भी आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि इस पगोर का साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया, इसको छोड़ दें, टूथ स्याह का साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया, इसको छोड़ दें। जबकि इतनी अनलिमिटेड ऐसी ड्रग्स हैं जो कई दफ़ा मार्केट में आई, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को इस्तेमाल करवाई गई, 6 महीने बाद पता चला कि ओहो इससे तो कैंसर हो रहा है, इसको बंद कर दें, अब नहीं को ले आए। तो एक ऐसी मेडिसिन या ऐसा शोबा तरीका इलाज। अच्छा, ये सर ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर ये भी कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि हकीमों का जो कैप्सूल होते हैं, जड़ी बूटियों के उन्होंने कैप्सूल्स बना के रखे होते हैं, उनको पीस कर
हर बीमारी के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो एलोपैथी इलाज करवा रहे होते हैं और सडनली बीच में छोड़ देते हैं, फलां ने कह दिया कि अब वो का आप ट्राई करके देखिए, तो उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है कि आप एक इलाज को बीच में छोड़कर, यानी एलोपैथी को बीच में छोड़कर आप हर्बल की तरफ आएँ, तो ऐसा कोई रिएक्शन भी हो जाता है? क्योंकि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं। देखिए, रिएक्शन तो एज सच मैं नहीं समझता, लेकिन एक चीज़ ये है कि आप अपने मुआलिज की बात के साथ स्टिक रहें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मरीज़ जो होता है उसको शफा चाहिए होती है, मरीज़ को रिलीफ चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है, उसको पैथी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन उसको दम दरूद से भी फ़र्क पड़ेगा, वो वहाँ भी जाएगा। मरीज़ को शफा चाहिए। अगर उसको एलोपैथी से फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो पिछले कई दिनों से डॉक्टरों की फीसें, लैब के टेस्ट और ये सारी चीज़ें करवा के थक गया है, तो वो अल्टीमेटली किसी भी दूसरी पैथी पे शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो जाता है, और वो होता है। तो वो डिफरेंट डिजीज़ को डिफरेंट तरीके से हर अपनी पैथी के लोग जो हैं वो ट्रीट करते हैं, और जहाँ से उसको फ़ायदा हो रहा होता है वहाँ वो शिफ्ट हो जाता होता है। हाँ, ये जो ड्रग इंट्रैक्शन की बात है, डेफिनेटली जब एक आप छोड़ देंगे और दूसरी यूज़ करेंगे तो उसमें ऐसा सच नहीं होता। लेकिन हाँ, एलोपैथी का एक मसला ये होता है कि ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है। वो ये कि जो दवा इलाज छोड़ के आप हर्बल की तरफ शिफ्ट हुए हैं, अब वापस जाके आप दोबारा वही इलाज कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, फिर आपको उसकी पोटेंसी बढ़ानी पड़ेगी या ड्रग की जो क्लास है वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ड्रग आपने पूरी नहीं ली और आपका बैक्टीरिया वायरस जो है वो रजिस्ट कर गया। अब फॉर एग्जांपल आप पहले 3rd जनरेशन पे थे तो आप 4th। अच्छा हाफिज साहब, अब लोगों को आप क्या मैसेज देंगे कि हर्बल अद्वियात की तरफ क्यों आया जाए? क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं? उसकी मैं एक सिंपल सी बात ये कहना चाहूँगा कि एक तो हर्बल की तरफ इसलिए आया जाए क्योंकि ये हज़ारों सालों से ये टेस्टेड है, ह्यूमन टेस्टेड है, इसके ह्यूमन ट्रायल हो चुके हैं। मतलब आप जैसे अब दादियों नानियों की बात कर रहे थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50-60 साल वो चीज़ यूज़ करके देखी है, इसका इफेक्ट भी आता है और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता, और ये परमानेंट क्योर देता है। और वही चीज़ आज हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, बाकायदा ईस्टर्न मेडिसिन की एक पूरी डिग्री है, इवन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ सुपीरियर यूनिवर्सिटी में भी हम करवाते हैं, तो उसमें हम पूरी 5 साल ये चीज़ें पढ़ाते हैं बिल्कुल मेडिकल साइंस की तरह कि ये डिजीज़ ऐसे होती हैं, इनके बैक्टीरिया ये हैं, इनके वायरस ये हैं, और ये जो हर्ब है, ये जो जड़ी बूटी है, इस जड़ी बूटी के अंदर ये मालिक्यूल्स पाए जाते हैं, और उन्हीं मालिक्यूल्स की कॉपी करके फिर सिंथेटिक ड्रग्स बनाई जाती हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरली अवेलेबल हैं, नेचुरल प्लांट्स के अंदर अवेलेबल हैं, जो आप यूज़ कर लें तो आपको किसी ड्रग की जरूरत। लेकिन हाफिज साहब, हम ये देखते हैं कि सर एक ना जंग सी है, इल्मी इख्तलाफ इसको कह सकते हैं कि एलोपैथी के दरमियान और ये जो हर्बलिस्ट होते हैं इनके दरमियान कहा जाता है, आप किसी क्लिनिक पे जाएं या किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो डॉक्टर सबसे पहले इसको डिस्करेज करते हैं, आपने खुद से कोई टोटका इस्तेमाल नहीं करना, आपने खुद से कोई ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी जो बड़े ये टोटके देते हैं, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो सर ये फिर आखिर सही तरीका निजात, तरीका इलाज है क्या? किसको फॉलो करना चाहिए हमें? देखिए, ये तो मैं भी कंडेम करूंगा कि आप खुद से कोई ना लें। आपने अगर हर्बल मेडिसिन भी यूज करनी है तो उसके एक्सपर्ट के पास जाए ना। सही, यानी खुद से नहीं करना। हाफिज साहब, लास्टली आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कैंसर जैसा मौजी मर्ज जो बढ़ता जा रहा है, क्या हर्बल दवाइयों से कैंसर का इलाज भी हो सकता है? मैडम, ये ना सवाल ही मैं समझता हूँ सेकेंडरी बन जाता है कि एक ऐसा तरीका इलाज जिसने हज़ारों सालों से इस पूरी दुनिया को सेहत दी है, आप ये एलोपैथिक की तारीख उठा के देखें और हर्बल की तारीख उठा के देखें तो हज़ारों सालों से ये तरीका इलाज चल रहा है ना। तो इसमें हर तरह की और हर किस्म की बीमारी का इलाज मौजूद है। और इस वक्त अगर आप लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स उठाएंगे, जिन यूनिवर्सिटीज़ में, जिन रिसर्च सेंटर्स में कैंसर के ऊपर, ट्रीटमेंट्स के ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं, वो यही बता रहे हैं कि जहाँ एलोपैथिक नाकाम होती है वहाँ हम ये हर्ब यूज़ करवा रहे हैं और उससे ये इफेक्ट्स आ रहे हैं। इवन हमारे कई ग्रेजुएट्स जो हैं जो PhD कर रहे हैं और ये जिस तरह मुख्तलिफ कैंसर्स पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा प्रूव किए हैं कि ये हर्ब्स जो हैं ये एंटी कैंसर काम करती हैं और इनके ये इफेक्ट्स आते हैं। और ये चीज़ प्रूवन है, ये इसमें क्वेश्चन वाली बात बनती ही नहीं है। किसी भी किस्म की जो भी डिजीज़ेज हैं, क्योंकि ह्यूमन तो जब से आया है तब से वो हर्बल पे ट्रीट हो रहा है और वो करते रहे हैं। ये अलग बात है कि अब चीज़ें एडवांस हो गई हैं थोड़ी सी, अब हम उसको साइंटिफिक वे में प्रूव करके फिर उसका ट्रीटमेंट। बिल्कुल, एडवांसमेंट बहुत हो चुकी है इस मामले में। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का। और यकीन ये आयशा, पहले रोज़े अव्वल से ये एक डिबेट है हर्बल तरीका इलाज पर और जो होम्योपैथिक या एलोपैथी हमारा तरीका इलाज है। बड़ी अच्छी बात की है कि हज़ारों साल से उसकी ह्यूमन ट्रायल्स हो रहे हैं, यानी आपको एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और वो कारामद भी हो रहे हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि हम मिट्टी से बने इंसान हैं, तो अगर हम मिट्टी से बनी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, उसमें हर्ब्स भी आते हैं, प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो वो हमारे लिए बड़ी मुफीद है। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, बड़ी डिबेट है, किसी दिन दोबारा लंबी बैठ के बात करेंगे, बड़ी सी अच्छी चीज़ें भी बताएंगे आपको कि आप
कौन कौन सी हर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो एंटी कैंसर होती हैं, एंटी वायरल होती हैं, एंटी बैक्टीरियल होती हैं। मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।